बाम, स्नो फॉलोअर का सिर जमीन पर गिर गया, उसकी आंखें खाली थीं और जीवन की रोशनी पहले ही खत्म हो चुकी थी। इस समय नेसा ने स्नो फॉलोअर के सीने से दिल निकाला और राक्षस के शरीर को अनावश्यक कचरे की तरह फेंक दिया। क्रैकल, नेसा ने ठंडी निगाह से देखते हुए अपने हाथ से दिल को कुचल दिया, जिससे आसपास की हर चीज लाल तरल से ढक गई। क्या हो रहा है? सिल्वाना ने गहरी सांस लेते हुए मैग्नस की ओर मुड़ते हुए पूछा। मैग्नस ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मुझे नहीं पता। नेसा पहले ही कई बार अपनी सीमाएं पार कर चुकी है, इसलिए वो और भी मजबूत हो गई है। हालांकि उसने पहले कभी इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाई है। इसके अलावा बदलाव भी बहुत ज्यादा है। मुझे ये कहने में नफरत है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। ये सब नेसा पर निर्भर करता है। सिल्वाना ने सिर हिलाया। ये बताना मुश्किल था कि नेसा किस स्थिति में थी या वह खुद को नियंत्रित कर पा रही थी या नहीं। हालांकि एक बात बहुत स्पष्ट थी, नेसा कई गुना ज्यादा मजबूत हो गई थी, कम से कम इस बदलाव के दौरान। इससे पहले अपनी सारी ताकत और संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए नेसा ने स्नो फॉलोअर के साथ बने रहने के लिए संघर्ष किया था, भले ही वह अंत में हार गई थी। अगर एडम न होता तो कटाना उसे छेद देता। अब उसने स्नो फॉलोअर को सिर्फ 2 चालों में, या यूं कहें कि एक ही वार में मार डाला। एक कटा हुआ सिर ही काफी था। एक ही पल में उनके बीच ताकत का अंतर असमान हो गया, इसलिए ये कहना मुश्किल था कि अब नेसा की सीमाएं कहाँ थीं। अरे नेसा, यह अविश्वसनीय था। पिछली बार मैंने ऐसा कुछ एक्लिप्स के दौरान अलेक्सिया से देखा था। चलो लड़ें, एडम ने उत्साहित भाव से हाथ हिलाते हुए कहा। कुछ क्षण पहले एडम की भावना बिल्कुल अलग थी। एक तरह से उसकी दया भरी निगाहें ही नेसा के परिवर्तन का एक कारण थीं। एडम किसी और चीज के बारे में सोचना नहीं चाहता था, बस लड़ाई की अपनी प्यास बुझाना चाहता था। वह पहले ही उस भावना को भूल चुका था, क्योंकि थंडर डेमन के खिलाफ लड़ते हुए वह उत्तेजना के अलावा दूसरी भावनाओं से ग्रस्त था। फिर ये 2 योद्धाओं के बीच की लड़ाई थी, जो मजबूत बनना चाहते थे और युद्ध के मैदान पर अकेले रहना चाहते थे। उनमें से एक को मरना पड़ा, जबकि दूसरा अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। एडम डेमियन के शब्दों को कभी नहीं भूला, क्योंकि यह वह था जिसने पहली बार एडम को दिखाया कि युद्ध का आनंद लेना संभव है। निश्चित रूप से हमेशा नहीं, लेकिन कुछ विशेष लड़ाइयों का आनंद लेना एक ऐसी कला है जिसमें हर कोई निपुण नहीं हो सकता। कदम, नेसा ने एडम की बात सुनी, इसलिए वह धीरे धीरे घूमी, अहंकार से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए। उसकी निगाहों में अब कोई चिंता या अनिश्चितता नहीं थी, वह अपनी नई शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर रही थी। क्यों? मुझे तुम्हारी नज़रें पसंद नहीं आईं, लेकिन तुम्हारे पास अपने कारण थे। हालांकि अब इनमें से कोई भी बात समझ में नहीं आती। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। स्नो फॉलोअर ने तुम्हारे हाथ पर जो घाव किया है, उसे देखते हुए तुम मुझे नहीं हरा सकते, नेसा ने घमंड से कहा, एडम को ऊपर से नीचे तक देखते हुए। सिल्वाना का जबड़ा खुला रह गया, जबकि मैग्नस के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। उन्होंने इसे एक अद्वितीय अवसर के रूप में देखा। नेसा स्नो फॉलोअर के खिलाफ अपनी सभी क्षमताओं को नहीं दिखा सकी, लेकिन एडम इसके लिए एक बढ़िया विकल्प था। इसके अलावा अगर उनके बीच कोई संघर्ष हुआ तो वह वास्तविक होगा। मैग्नस ने गुस्से से अपनी हथेलियां आपस में रगड़ते हुए कहा, तुम हमेशा सुलह कर सकते हो, लेकिन अब ऐसा कोई अवसर नहीं आएगा। एडम ने भौं उठाए। क्या इस परिवर्तन ने आपके व्यक्तित्व को भी बदल दिया है? एडम थोड़ा उलझन में था। उसे स्पष्ट रूप से इस तरह के असभ्य और कठोर उत्तर की उम्मीद नहीं थी। नेसा ने खून से लथपथ अपने हाथ को देखा। क्या अभी इससे कोई फर्क पड़ता है? शायद हाँ, शायद नहीं। किसी भी तरह से, जब तक मैं इस रूप में हूं, बेहतर होगा कि तुम मुझे उकसाओ नहीं। नेसा ने अपनी मुट्ठी को कसते और खोलते हुए कहा। मैग्नस ने अपने होंठ काटे और अपने बाल पकड़ लिए। वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एडम को ध्यान से देखा, उम्मीद है कि स्थिति सही दिशा में जाएगी। एडम ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह केवल नेसा को विचारमग्न दृष्टि से देखता रहा। फिर एडम ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे वह हार स्वीकार करने को तैयार हो। नेसा इसे दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके मुंह के कोनों ने थोड़ा ऊपर उठकर एक संतुष्ट मुस्कान बनाई। एडम ने जिस तरह से उसे देखा, उससे वह आहत थी, इसलिए उसे खुशी हुई कि उसकी शक्ति एडम को रोकने में कामयाब रही। शीघ्रता से और लगभग अगोचर रूप से नेसा की आंखों में सफ़ेद कण दिखाई दिए, जो विशाल ज्वाला से निकलते प्रतीत हो रहे थे। नेसा तेजी से मुड़ी और उसे तुरंत ही सबसे शक्तिशाली दबाव महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। विशालकाय प्राणी, एडम स्पिरिट, उसके ऊपर मंडरा रहा था तथा एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था, जिसका अधिकांश के वन फैंटम विरोध नहीं कर सकते थे। उसकी आभा, उसकी आत्मा जिसका कोई चेहरा नहीं था और जो लाखों धागों से बनी थी, कुछ मायनों में उसकी क्षमताओं के समान थी। उसकी आभा भेदक और तीखी थी, जिससे नेसा को तुरंत अपनी गलती और दिखावटी अहंकार का पूरा भार महसूस हो गया। ओह, क्या कुछ गड़बड़ है? एडम ने बेपरवाही से अपने हाथ जेबों में डालते हुए कहा, मानो ये दिखाना चाहता हो कि उसे डरने की कोई बात नहीं है। नेसा ने अपने दांत पीस लिए जब उसने अपने हाथों को देखा जो रोंगटे खड़े होने से भर गए थे।
किसी भी मजबूत प्राणी की तरह उसके पास भी आभा थी, लेकिन केवल सबसे बुनियादी स्तर पर। नेसा के पास न तो इच्छाशक्ति थी और न ही आत्मा, उसके शरीर से केवल शुद्ध शक्ति निकलती थी। नेसा उलझन में थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन उसने जल्दी ही समाधान ढूंढ लिया। नेसा ने बड़ी मुस्कान के साथ एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी बाहें फैला दीं। इस तथ्य का फायदा उठाना कि मेरे पास तुम्हारी तरह शक्तिशाली आभा नहीं है। ठीक है, चलो, करो, मुझ पर हमला करो। मुझे पता है कि तुम मुझे केवल एक बार ही नुकसान पहुंचा सकते हो, इससे मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखते हुए नेसा ने कहा। हालांकि इस अवसर का उपयोग करने और लाभ प्राप्त करने के बजाय एडम ने बस अपनी आभा को हटा दिया। नेसा की आंखें भ्रम में बड़ी हो गईं। नहीं, एडम ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे खिलाफ नहीं। सिल्वाना का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और मैग्नस की आंखें खतरनाक चमक के साथ सिकुड़ गईं, क्योंकि एडम की तुच्छ उकसावे की कार्रवाई पागलपन की हद तक प्रभावी साबित हुई थी। तुमने क्या कहा? नेसा ने कांपती हुई आवाज में बुदबुदाया, तुम मेरे खिलाफ कोई आभा नहीं चाहते। कमीने, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुमने मुझे बचाया तो तुम मुझे नीचा दिखा सकते हो? कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? बिल्कुल नहीं। नेसा ने आगे बढ़ने से पहले गुस्से से दहाड़ लगाए। एडम केवल हल्का सा मुस्कुराया। नेसा के विपरीत, जिसके लिए यह एक निजी मामला था और जिसने उसके लंबे समय से चले आ रहे आंतरिक घाव को उजागर कर दिया था, एडम के लिए ये केवल युद्ध की उसकी इच्छा को शांत करने का एक तरीका था। कुछ मायनों में यह निंदनीय और क्रूर भी था, लेकिन नेसा के लिए यह मददगार भी था। शायद एडम पर अपनी सारी नई शक्ति को मुक्त करके वह अंततः अपने घाव को बंद करने में सक्षम हो जाएगी, या संभवतः घाव एक जीवित आपदा में बदल जाएगा। कदम कदम कदम, नेसा तेजी से आगे बढ़ी, अपने पैरों पर जमीन पर छोटे छोटे पंजों के निशान छोड़ती हुई। वह एक छाया की तरह आगे बढ़ी और जल्दी ही खुद को एडम के सामने पाया। वाह, बुरा नहीं है, अगर मैं थंडर डेमन से नहीं लड़ रहा होता तो मैं इतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। एडम ने ब्लॉक लगाने से पहले एक पल के लिए सोचा। अभी वह किसी भी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा था। सबसे पहले वह यह महसूस करना चाहता था कि अब उनके बीच कितना बड़ा अंतर है। पिछली बार एडम को नेसा के हमलों को रोकने में कोई परेशानी नहीं हुई थी। क्रैकल, हवा के बहाव को एक चौड़े ब्लेड की तरह चीरते हुए नेसा का दाहिना पैर एडम के ब्लॉक से टकराया। एक ही पल में एडम के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। प्रभाव के बिंदु से आने वाली प्रघात तरंग से उत्पन्न हवा के एक छल्ला ने एडम को एक ओर फेंक दिया तथा उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। नेसा ने गहरी सांस ली, अपना पैर ऐसे उठाया जैसे हमले के समय उठा हो। गर्म भाप उसके कंधों के ऊपर से गुजरी और फिर उसने अपना पैर जमीन पर टिकाया और आगे की ओर उछली। मलबे में डूबे एडम को धूल के एक आवरण के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हालांकि जल्द ही उसने अपने पास आते हुए कदमों की आवाज़ सुनी और उसकी सहज बुद्धि पूरी ताकत से सक्रिय हो गई। तुरंत ही एडम ने अपने आर्टिफैक्ट गुण का प्रयोग किया, जिससे उसके पूरे शरीर में बिजली के झटके महसूस हुए और उसके सिर के बाईं ओर एक बिजली का सीन प्रकट हुआ। होश, धूल के बादल के बीच एक ब्लेड जैसी सफ़ेद चमक चमकी, इससे पहले कि नेसा के पैर ने उसे फाड़ दिया। कांपना कांपना कांपना, पूरे हॉल को हिला देने वाली गड़गड़ाहट के साथ नेसा के पैर ने ठोस सफ़ेद पत्थर को काट डाला और कुचल दिया, जिससे एक लंबा निशान बन गया, जैसे कि दीवार पर एक विशालकाय तलवार से हमला किया गया हो। क्रैकल क्रैकल क्रैकल, कुछ मीटर पीछे विद्युतीय निर्वहन का एक झरना दिखाई दिया, जिससे एडम जमीन से थोड़ा ऊपर तैरता हुआ आ गया। धिक्कार है, एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं नेसा के हमले के बाद की स्थिति को देखते हुए। उसे एहसास हुआ कि अगर नेसा ने उसे मारा होता तो वह मर जाता। सरल और त्वरित। क्या तुमने अभी तक अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया है? हालांकि तुम अपनी सबसे मजबूत क्षमता का दुरुपयोग कर रहे हो, नेसा ने आत्मविश्वास से कहा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। एडम ने भौं उठाए। ट्रम्प, इसमें कोई दो राय नहीं, यह एक शक्तिशाली क्षमता है। एडम ने अपने हाथों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए चारों ओर देखा, उसकी उंगलियों से बिजली के झटके निकल रहे थे। हालांकि मैं यह नहीं कहूंगा कि यह मेरा तुरुप का पत्ता है। मेरे पास कई अन्य उपयोगी क्षमताएं हैं। आप जानते हैं, यह एक प्रेत होने के लाभों में से एक है, एडम ने शांति से कहा। उसके अंतिम शब्द सुनकर नेसा की भौहें तन गईं। तस्क, अगर वह क्षमता आपका तुरुप का पत्ता नहीं है तो फिर क्या है? मैंने थंडर डेमन के साथ आपकी लड़ाई और साथ ही कुछ अन्य वीडियो देखे हैं, मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ, नेसा ने आत्मविश्वास से कहा। मेरे खिलाफ आप कुछ अप्रत्याशित उपयोग नहीं कर पाएंगे। ओह, मैं समझ गया। तुमने मेरी बहुत सी लड़ाइयाँ देखी हैं, लेकिन तुम्हें कभी नहीं पता चला कि मेरा मुख्य तुरुप का पत्ता क्या है। हालांकि मैं इसे बिना किसी अपवाद के अपनी हर लड़ाई में इस्तेमाल करता हूँ, एडम ने आश्चर्य से कहा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नेसा हैरान थी, मैं इतनी महत्वपूर्ण बात को अनदेखा नहीं कर सकती थी।
होश। एडम के हाथ धुंधले हो गए, जल्दी से गायब हो गए और वापस अपनी जगह पर आ गए, लेकिन वे पहले से ही उसके दस्तानों में थे। मेरा सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता अनुभव। उसी क्षण एडम ने एक दस्ताने को दूसरे से टकराया, जिससे एक भयानक आवाज उत्पन्न हुई जो तुरंत नेसा के दिमाग तक पहुंची। ध्वनि की लहरें धीरे धीरे और इत्मीनान से पूरे कमरे में फैलती हुई प्रतीत हुईं। सिल्वाना और मैग्नस, जो दूर खड़े थे, के पास अपने कान बंद करने और यह समझने का समय था कि क्या हो रहा है, लेकिन नेसा को नहीं, जिसकी आंखें एडम पर केंद्रित थीं। इससे पहले कि नेसा कुछ समझ पाती, उसके कानों से खून की धाराएं बहने लगीं और उसका मन तीव्र, लगभग असहनीय दर्द से भर गया। नेसा एक प्राणघातक घाव प्राप्त करने वाले जानवर की तरह पीड़ा में दहाड़ने लगी। फिर नेसा ने अपने दांतों को कसकर भींच लिया, अपनी ताकत जुटाई और मुश्किल से अपनी नज़र एडम की ओर उठाई। उसका सिर दर्द से फट रहा था, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि वह सबसे शक्तिशाली के वन फैंटम्स में से एक के खिलाफ लड़ रही थी। आखिरकार कुछ ही के वंस थंडर डेमन को हराने में सक्षम थे। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। एडम के शरीर में प्रवाहित विद्युत प्रवाह और अधिक सक्रिय हो गया, जिसके बाद उसकी आकृति एक नीली चमक में गायब हो गई। नेसा की आंखें बड़ी हो गईं और उसने सहज रूप से आसन हमले के खिलाफ अवरोध खड़ा कर दिया। बाम। एडम का पैर नेसा की मुड़ी हुई भुजाओं से टकराया, जिससे जोरदार ताली बज उठी और नेसा को थोड़ा पीछे हटना पड़ा, जिससे जमीन पर निशान पड़ गया। हाँ, अपनी क्षमता का उपयोग करते समय आप तेज हैं, मैं बहस नहीं करूंगी। लेकिन मेरे विपरीत, यह आपकी क्षमता की शक्ति है, आप इसे हमेशा के लिए उपयोग नहीं कर पाएंगे। नेसा ने आत्मविश्वास से कहा, एडम से बिल्कुल भी नहीं डरी। एडम के होंठ हरकत में आ गए। वह स्पष्ट रूप से कुछ कह रहा था, शायद शांत और अहंकारी, लेकिन नेसा उसे सुन नहीं पा रही थी। उसके कानों को ठीक होने में अभी काफी समय लगेगा। अभी वह अपनी सुनने की क्षमता पर भरोसा नहीं कर सकती थी। फिर एडम ने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया, उसकी आंखें चमक रही थीं, जिससे चांदी के धागों की एक धारा दिखाई दी, जिसने जल्दी से उसके हाथ को ढक लिया। अगले ही पल एक लंबी सफ़ेद सुई नेसा पर उतरी, जिससे उसके पास उसे रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। एडम मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि नेसा और भी ताकतवर हो गई है, लेकिन थंडर डेमन भी उसकी सुई को रोकने में सक्षम नहीं था। शायद केवल ऑब्सीडियन आर्मडिलो जैसा कोई व्यक्ति, जो पर्पल थ्रेट लेवल राक्षसों में सबसे अच्छा बचाव करने वाला राक्षस है, कि ऐसा कर सकता है। चटचटाहट। एडम की सुई नेसा के लंबे पंजों में घुसते ही लाल गर्म लोहे जैसी लाल चिंगारियां उड़कर किनारों पर आ गईं। अजीब बात यह है कि चांदी की सुई उन्हें तोड़ने में विफल रही, या कम से कम कोई दरार नहीं छोड़ी, केवल अगोचर खरोंचें ही छोड़ीं। हाँ, अब तुम्हें हमारे बीच का अंतर समझ में आया। तुम्हारी सुई भी मेरे पंजे तोड़ने में सक्षम नहीं है, नेसा ने एडम की बांह पकड़ने से पहले आत्मविश्वास से कहा। एडम के पास प्रतिक्रिया करने और चकमा देने का समय नहीं था, इसलिए जल्द ही नेसा के हाथ उसकी कलाई के चारों ओर कसकर जकड़ लिए गए। अगर वह चाहती तो अपनी पकड़ की बेहतरीन ताकत के तहत एडम की बांह को चीर सकती थी, उसके मांस के टुकड़े निकाल सकती थी। हालांकि वे लड़े थे, लेकिन वह एडम को मारना या उसे इतना घायल करना नहीं चाहती थी कि उसे फिर से लंबे उपचार से गुजरना पड़े। उसे हराने के लिए उसके पास कई अन्य तरीके थे। होश। नेसा आगे बढ़ी और एडम को अपने ऊपर फेंक दिया तथा पूरी ताकत से उसे जमीन पर गिरा दिया। क्रैकल। नेसा के अविश्वसनीय थ्रो से एडम की पीठ के नीचे सफ़ेद फर्श टूट गया और उखड़ गया। एडम का मुंह खुल गया, खून के थक्के बाहर निकलने लगे, जो जल्द ही नेसा के पंजों से कटकर खुल गए। चलो इसे यहीं खत्म करते हैं, नेसा ने ठंडे स्वर में अपना पैर उठाते हुए कहा। एडम की नज़र में यह सब धीरे धीरे हुआ, लेकिन सिल्वाना और मैग्नस के लिए यह एक पल की घटना थी। एक ही पल में नेसा का पैर एडम के चेहरे पर लगा, जिससे उसका सिर जमीन में और भी ज्यादा धंस गया। खून की धार बह निकली। सिल्वाना एडम को हुए नुकसान की कल्पना करके कांप उठी। अगर K0 फैंटम या टॉप 10 से कमजोर कोई राक्षस उसकी जगह होता, तो नेसा का पैर उसका सिर उड़ा देता। मैं इसे नहीं छिपाऊंगी। तुम्हारी नज़र ने मुझे वास्तव में क्रोधित कर दिया। इसने मुझे नाराज भी कर दिया, इसलिए मैंने जो किया उसके लिए मुझे थोड़ा दोषी भी महसूस हो रहा है। नेसा ने एडम के चेहरे को देखते हुए कहा। उसकी नज़र खाली थी और उसके होंठ हिलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसकी नाक टूटी हुई थी, उसकी खोपड़ी फटी हुई थी और उसका चेहरा खून से लथपथ था। नेसा धीरे धीरे एक तरफ कदम बढ़ाते हुए मुड़ी। उसने गंभीर भाव से अपनी मुट्ठी भींच ली। हालांकि मुझे लगता है मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम मजबूत हो, बहुत मजबूत, लेकिन अब मैं तुमसे आगे निकल गई हूँ। ये रूप अद्भुत है, नेसा ने अपने पंजों को देखते हुए कहा, जो उसे एक तेज तलवार की धार की तरह प्रतिबिंबित कर रहे थे। वह खुद को अजेय महसूस करने लगी। उसका आत्मविश्वास चरम पर पहुंच गया और यह एहसास और भी मजबूत हो गया कि वह पूर्णता है। क्रैकल। धीरे धीरे मलबे से बाहर निकलकर एडम खड़ा हो गया। वह एक कठपुतली की तरह लग रहा था जिसे कोई डोरी खींच रहा था। पहले कुछ सेकंड के लिए उसके मन के बजाय उसके शरीर पर उसकी सहज प्रवृत्ति हावी थी। क्या तुम अभी भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो?
नेसा ने पलट कर देखा, वह स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थी। फिर एडम की खाली आंखें फिर से गहरी हो गईं, जो प्रकाश और गंभीरता से भर गईं। ओह, क्या मैं बेहोश हो गया? एडम ने हैरानी से बुदबुदाया, अपने सिर के पीछे हाथ लगाते हुए, जो बहुत दर्द कर रहा था। खैर, यह मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अब मैं वह कर सकता हूँ जो ओलेक्सिया ने कभी किया था। नेसा ने एडम की बात सुनने के लिए एक अजीब कोण से मुड़कर देखा, उसका बायां कान आंशिक रूप से ठीक हो गया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैं हास्यास्पद नहीं लगूंगा। एडम ने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकने से पहले कड़वाहट से मुस्कुराया। खून उसकी हथेलियों में समा गया। फिर एडम ने अपने हाथों को ऊपर उठाया, अपने बालों के माध्यम से अपने हाथों को फिराया और उन्हें पीछे की ओर खिसकाया। उसके बाल लुइस जितने लंबे नहीं थे, यहाँ तक कि मैग्नस के बाल भी काफी लंबे थे। हालांकि उसके बाल किसी सैन्य भर्ती के बाल जितने छोटे भी नहीं थे, जिन्हें हाल ही में गंजा किया गया हो। एडम के काले बाल घने, बिखरे हुए और थोड़े से घुंघराले सिरे वाले थे। अब जब उसने अपने खून से उन्हें पीछे की ओर खिसकाया था, तो वह पुरानी फिल्मों के किसी युवा माफिया सरगना जैसा लग रहा था। और आगे क्या? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नया हेयर स्टाइल कुछ बदलाव लाएगा? नेसा ने हैरानी से भौहें उठाईं। एडम मुस्कुराया, कुछ ऐसा ही। मैं तुमसे नहीं हारने वाला, क्योंकि तुम इतने मजबूत नहीं हो। थंडर डेमन तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। हालांकि एडम कुछ देर के लिए रुक गया। हालांकि नेसा ने भौहें सिकुड़ी। एडम ने हल्के अफसोस के साथ गहरी सांस ली। आप शायद सबसे शक्तिशाली क्राउन मॉन्स्टर हैं जिनसे मैंने पहले लड़ाई की है। मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ कीपर आपको हरा सकता है। नेसा ने भारी भौहें सिकोड़ी। मैं कोई राक्षस नहीं हूं। नेसा ने गुस्से में अपना हाथ हिलाया। एडम ने अपनी ठोड़ी उठाई और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। हाँ, मेरे जैसे गैरमानव कहना ज्यादा सही होगा। हालांकि मैं पूरी तरह से राक्षस नहीं हूं, लेकिन आप केवल आंशिक रूप से हैं। और अगर मैं आपकी तुलना राक्षसों से करूं, तो क्राउन टाइप सबसे करीबी होगा। नेसा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन एडम ने उससे पहले ही अपनी आंखें चमका दी और उसके दस्तानों में ऊर्जा का संचार होने लगा। एडम ने दोनों दस्तानों को एक दूसरे की ओर मोड़ा, जिससे सैकड़ों चांदी के धागे एक विशाल चांदी के गोले में बदल गए। यह एडम की दूसरी आर्टिफैक्ट विशेषता थी और इतने बड़े क्षेत्र के खिलाफ कोई भी आसानी से चकमा नहीं दे सकता था या ब्लॉक नहीं कर सकता था। अगर नेसा ऐसा करने की कोशिश करती तो वह टुकड़े टुकड़े हो जाती। ठीक है, देखते हैं कि तुम वास्तव में कितनी मजबूत हो, एडम ने कहा और फिर बिजली की चमक में बदल गया और नेसा के सामने आ गया। नेसा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे तुरंत कोई निर्णय लेना था। वह बचने की कोशिश कर सकती थी, आंशिक रूप से भी, और वह सही निर्णय होगा। लेकिन अगर मैं भाग जाऊं तो मैं खुद को पूर्णता कैसे कह सकती हूं? नेसा ने मन ही मन कहा और फिर आगे बढ़ी और दोनों हाथों से चांदी के गोले को पकड़ लिया और अपने तीखे पंजों को तेजी से घूमते धागों में गड़ा दिया। हर फैंटम के पास अलग अलग उद्देश्य वाली अलग अलग क्षमताएं थीं। इन क्षमताओं में कुछ खास बात थी, जैसे कि एडम के चांदी के धागे। उनकी क्षमता में कई खामियां थीं, लेकिन सबसे कठिन कवच को भी भेदने की उनकी क्षमता को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसी वजह से उन्हें कई लड़ाइयां जीतने और बचने में मदद मिली। एडम की सुई या पंजे शायद ही उसे बचा पाते, साथ ही वह बड़े पैमाने पर हमले करने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और उसकी गंभीर सीमाएं भी थीं। हर चीज़ के अपने फायदे और नुकसान थे। हालांकि एडम को अपनी सुई और चांदी के धागों की भेदने की शक्ति पर कभी संदेह नहीं हुआ। ये कहा जा सकता है कि यह उसका मुख्य तुरुप का पत्ता था। तो चारों ओर उड़ती चिंगारियों की बौछार से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और भय से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्रैकल क्रैकल क्रैकल, नेसा के हाथ धीरे धीरे कस गए, चांदी के धागे एक एक करके टूट गए। स्विरल को उसके हाथ अलग कर देने चाहिए थे, जैसा कि उसने पहले सभी विरोधियों के साथ किया था। इसके बावजूद नेसा के हाथ इस नुकसान को झेलने में सक्षम थे। उसकी हथेलियों पर नए खरोंच आते रहे और उसके पंजों से छोटे छोटे टुकड़े उड़ते रहे, लेकिन यह उसे गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। क्या कुछ गड़बड़ है? क्या आपको उम्मीद नहीं थी कि आपके हमले को रोकने के लिए कोई मिलेगा? आप बहुत घमंडी हैं और आपके पास इसके लिए कोई उचित कारण नहीं है, नेसा ने गुस्से से कहा, अपनी हथेलियों को आपस में भींचते हुए। एडम की विशाल चांदी की भंवर नेसा के दबाव में कई बार छोटी हो गई और फिर नेसा के हाथों के बीच पूरी तरह से गायब हो गई। एडम के शक्तिशाली हमले से जो कुछ बचा था वह उसकी आंखों के सामने उड़ते हुए कुछ चांदी के धागे थे। सच में, अभी क्या हुआ? एडम को यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। इससे पहले कोई भी प्रतिद्वंद्वी ऐसा नहीं था जो उसके सिल्वर स्विरल को नष्ट कर सके। यह उसके स्तर के प्राणियों के लिए असंभव होना चाहिए। मुझे ऐसे मत देखो जैसे तुमने कोई भूत देखा हो, नेसा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अब मैं और मजबूत हूँ। वोश, एक ही पल में नेसा की हथेली एडम के पेट में घुस गई। यह मुक्का नहीं था, बल्कि उसके तीखे पंजे एक घातक भाले की तरह उसके शरीर में घुस गए। एडम ने मुंह में खून थूका जो एक बार फिर नेसा के चेहरे पर लगा।
नेसा हमला जारी रख सकती थी, उसे केवल एडम के गले पर एक और समान प्रहार करने की जरूरत थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कारण यह नहीं था कि नेसा उसे छोड़ना चाहती थी, नहीं, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि जब एडम का खून उसके होठों के सामने आया तो उसका सारा ध्यान उन स्वादिष्ट लाल बूंदों पर चला गया। वोश! नेसा ने अपने पैर से एडम को एक तरफ धकेल दिया, मानो उसे डर हो कि वह इस स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद लेने का उसका अवसर छीन लेगा। उस समय नेसा एक शरारती बच्चे की तरह व्यवहार कर रही थी। फिर नेसा ने अपना मुंह चौड़ा खोला और हर बूंद निगल गई। इसका पहले जैसा असर तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखें चमक उठीं और उसे थोड़ी ऊर्जा का एहसास हुआ। इसकी तुलना किसी और चीज़ से करना मुश्किल था क्योंकि नेसा अकेली ऐसी थी जो इस तरह से गुजरी थी। कितना अजीब है, मेरा शरीर अपने आप हिल गया, नेसा ने असमंजस में बड़बड़ाया। फिर वह पलटी और एडम की ओर देखने लगी जो अभी तक मलबे से बाहर नहीं निकला था और दीवार में गहराई में धंसा हुआ था। वैसे भी हमें इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। मुझे लगता है कि मैं थकने लगी हूँ। आखिरकार ये परिवर्तन अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता। नेसा ने अपनी गंभीरता बनाए रखते हुए धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया। उसकी हथेलियों से खून की धाराएं टपक रही थीं, जिससे लाल रंग की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। हालांकि उसके हाथ एडम के सिल्वर स्विरल को नष्ट करने में सक्षम थे, लेकिन उसे नुकसान हुआ था। सैकड़ों खरोंच और दर्जनों कट उसकी हथेलियों पर थे। कदम कदम कदम, नेसा एडम की ओर बढ़ी, जबकि उसके पीछे 2 खूनी निशान रह गए। यदि सिल्वाना एडम के बारे में चिंतित थी क्योंकि उसे कभी किसी ने इतनी आसानी से नहीं हराया था, तो मैग्नस ने नेसा को वास्तविक रुचि के साथ देखा। मैं समझ गया। अब उस कदम के बाद मुझे पूरा यकीन है कि यह सब एडम के खून का मामला है। लेकिन बात यह है कि क्या ये फैंटम का खून है या ये वास्तव में उसका खून है। नेसा ने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह स्पष्ट रूप से मजबूत लोगों के लिए गिरने वाली किस्म की है। मैग्नस ने गंभीर चेहरे के साथ सोचा। इस लड़ाई में कौन जीतेगा यह उसकी दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता लगाना था कि नेसा को फिर से इस तरह के परिवर्तन से कैसे गुजारा जाए जब प्रभाव खत्म हो चुका हो। प्रेत रक्त, शायद ये दूसरों को संकर बनने में मदद कर सकता है जैसे कि नेसा के साथ हुआ था। मैग्नस ने अपने गाल पर उंगली थपथपाते हुए सोचा, उसकी नज़र गहरी थी, ये काम कर सकता है। हालांकि किसी तरह मुझे इस पर संदेह है। क्या यह इतना आसान होगा? किसी ने मुझसे पहले ही संकर बना लिया होगा। अरे, तुम उन्हें नहीं रोकोगे, सिल्वाना ने बड़ी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसे एहसास हुआ कि नेसा एडम को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती थी। मैग्नस ने धीरे से अपनी नज़र उसकी ओर घुमाई। नहीं, क्यों? एडम के लिए हारना अच्छा हो सकता है। उसके इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है। पिछली बार वह फॉल हिल जेल में था, है ना? हालांकि पहली बार थंडर डेमन का सामना करते समय वह मानसिक रूप से बहुत परेशान था। मैग्नस ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। लेकिन सिल्वाना ने आश्चर्य से कहा। तभी उसे मैग्नस का क्रोधित चेहरा दिखाई दिया। चुप रहो, मैग्नस ने धमकी भरे अंदाज में कहा। मत भूलो कि तुम कहाँ हो, बस देखते रहो। सिल्वाना ने घुटकी भरी सांस ली। वह बस इतना ही जवाब दे सकी। कदम कदम कदम, अरे तुम कुछ क्यों नहीं कहती? अगर तुम मुझे विनम्रता से रुकने के लिए कहोगी तो मैं रुक जाऊंगी। नेसा ने हाथ हिलाया। अगली चीज जो नेसा ने देखी वह थी धुएं के बादल के पीछे एक चमकदार चांदी की चमक दिखाई दी। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, एडम के चांदी के पंजे उसके चेहरे पर आ गिरे। नेसा ने सहज रूप से एडम की पकड़ ढीली करने की कोशिश करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन क्या मैं क्यों नहीं पा सकती? नेसा हैरान थी। क्या वह मजबूत हो गया है? कैसे? तभी नेसा ने एडम के चेहरे की ओर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि वह अपने परिवर्तन का प्रतिबिंब देख रही थी, लेकिन ये याद रखना जरूरी था कि वह यहाँ नकल थी, मूल नहीं। उसका परिवर्तन हर फैंटम के गुप्त ट्रम्प कार्ड रेजोनेंस की नकल था। धप धप धप, नेसा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह एडम की सूजी हुई नसों को देखकर विस्मय से भर गई, जिससे पता चल रहा था कि वह अपनी शक्तियों के चरम पर था। आप निश्चित रूप से पर्पल थरेड स्तर के राक्षसों के बीच शीर्ष 3 स्तर तक पहुंच गए हैं, लेकिन यह आपकी अधिकतम सीमा है, एडम ने ठंडे नज़र से अहंकारपूर्वक कहा और फिर नेसा को एक प्रक्षेप्य की तरह एक तरफ फेंक दिया। नेसा ने सहज रूप से कलाबाजी की, दीवार से टकराने के बजाय अपने पैरों से दीवार को छू लिया। उसे कोई चोट नहीं लगी। बाम! उसी समय एक बिजली चमकी और 5 तीखे चांदी के पंजे उसके पेट में धंस गए। नेसा ने मुंह में खून थूक दिया। एडम ने जब उसे बालों से पकड़कर जमीन पर फेंका तो उसकी आंखों में बिजली के झटके महसूस हुए। फेंकने के जोर की वजह से नेसा जमीन से थोड़ा उछली और उसका चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया। फिर एडम ने बेरहमी से बार बार नेसा के सिर को दीवार पर पटकना शुरू कर दिया, हर बार उसे हिलाते हुए। नेसा ने दीवार पर हाथ रखकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन एडम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था।
बम बम बम। उसकी मांसपेशियां और सहज ज्ञान शक्तिशाली हथियार थे, लेकिन एक तेज तलवार का क्या मतलब था अगर उसे कुछ शक्तिशाली हमलों में तोड़ा जा सकता था। 10 या 15 झटकों के बाद एडम अंततः रुक गया। उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और नेसा के बालों को छोड़ दिया। खाली आंखों के साथ नेसा जमीन पर गिर पड़ी, केवल उसके नीचे टूट रहे मलबे की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। कुछ समय बाद नेसा जाग उठी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखने लगी। अजीब बात यह है कि वह चमत्कार वेधशाला के शीर्ष पर एक विशेष कमरे में थी, केवल मैग्नस के पास ही इस जगह तक पहुंच थी। यहाँ तक कि नेसा भी उसकी अनुमति के बिना यहाँ नहीं आ सकती थी, हालांकि उसे इस दुनिया में उससे ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं था। खैर, यह भरोसे की बात नहीं थी, यह इस तथ्य की बात थी कि यह मैग्नस का घर था। यहाँ प्रयोगशाला से संबंधित कुछ भी नहीं था, बस स्टाइलिश नवीनीकरण वाला एक साधारण घर था। हालांकि इस तरह के एक अपार्टमेंट की लागत सिर्फ इसके आकार और नवीनीकरण के कारण कई मिलियन क्रेडिट होगी, शायद इससे भी अधिक। यहाँ से पैनोरामिक खिड़कियों से संपूर्ण चमत्कार वेधशाला का दृश्य दिखाई देता है, जिसके एक और तीसरा वलय है और दूसरी ओर जुगियाँ हैं। नेसा अक्सर यहाँ आती थी, लेकिन उसे हमेशा मैग्नस द्वारा बुलाया जाता था। वैसे भी मिरेकल ऑब्जर्वेटरी में वह आमतौर पर उसकी बेटी के बजाय उसकी सहायक के रूप में काम करती थी, क्योंकि मिरेकल ऑब्जर्वेटरी में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को उनके असली रिश्ते के बारे में पता नहीं था। नेसा का भी मुख्य भवन में अपना अपार्टमेंट था, जो मैग्नस के अपार्टमेंट से एक मंजिल नीचे था। श्रमिकों के लिए ये उनके निजी कार्यालय थे। ओह, मैं काफ़ी समय से यहाँ नहीं आई हूँ। हालांकि वह मेरे पिता हैं, लेकिन मैं उनके बारे में एक व्यक्ति के रूप में बहुत कम जानती हूँ, एक पागल वैज्ञानिक के रूप में नहीं। नेसा ने अपने शरीर पर नजर डालते हुए मन ही मन बुदबुदाया। कमरे में मंद रोशनी थी, इसलिए नेसा उठी और फर्श से छत तक लगे चौड़े दर्पण के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने बालों को छुआ, जो फिर से छोटे हो गए थे, अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ गए, साथ ही अपनी आंखों और नाखूनों को भी। हालांकि कुछ रह गया था, उसके पेट के क्षेत्र में 5 गोल निशान। यह एडम के चांदी के पंजे के उसके अंदर घुसने का परिणाम था। और क्या ये सिर्फ मेरे साथ ही है या मेरी मांसपेशियां बदल गई हैं? ऐसा नहीं है कि वे बड़ी हो गई हैं, वे छोटी भी लग रही हैं, लेकिन ये सिर्फ आकार की बात नहीं है ना? नेसा ने हैरान होकर सोचा, जब उसने अपने शरीर और खास तौर पर अपने पैरों की जांच की। मानव शरीर में जांघ की मांसपेशियां सबसे बड़ी थीं, इसलिए वह उनके जरिए कुछ समझने की उम्मीद कर रही थी। नेसा सही थी, मांसपेशियों का आकार महत्वपूर्ण नहीं था, जो मायने रखता था वह घनत्व था, जिसे वह हाइब्रिड के रूप में इस्तेमाल करती थी। लेकिन समग्र शक्ति को प्रभावित करने वाला एक और पैरामीटर था, ऊर्जा। एडम को नेसा की मांसपेशियों से ईर्ष्या थी, एक कारण से। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि वह हर मामले में उससे बेहतर थी। खैर, ऊर्जा को छोड़कर विभिन्न स्तरों के प्रेतों की ताकत अलग अलग थी, और यह न केवल उनकी क्षमताओं पर लागू होती थी, बल्कि उनकी शारीरिक शक्ति पर भी लागू होती थी। ट्रॉन जैसा कोई भी व्यक्ति एडम को हाथ से हाथ की लड़ाई में आसानी से हरा सकता था, क्योंकि उनकी शारीरिक शक्ति में अंतर भयानक था। हालांकि यह उनकी शारीरिक बनावट में नहीं झलकता था। वास्तव में ट्रॉन एडम से पतला था, उसकी मांसपेशियां थोड़ी छोटी थीं, और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी पीला और कमज़ोर था, लेकिन उसकी नज़र अलग थी। ये सब ऊर्जा के बारे में था। नेसा में भी ऊर्जा थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी कोशिकाएं सो रही थीं, कम से कम अब तक तो ऐसा ही था। उसकी सीमा लंबे समय तक बैंगनी खतरे के स्तर के साधारण राक्षसों की थी। एक साधारण कारण से उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया था। मैग्नस को इसका अंदाजा था, लेकिन वह नेसा को परेशान नहीं करना चाहता था ताकि उसका मनोबल न गिरे। उसे उम्मीद थी कि समय के साथ वह मजबूत हो जाएगी, कम से कम कुछ और प्रतिशत, या उनकी समस्या का कोई और समाधान मिल जाएगा। खैर, एडम के हस्तक्षेप के कारण सब कुछ बेहतर परिदृश्य में हुआ, जिसके बारे में मैग्नस ने सोचा भी नहीं था। नेसा अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसकी मांसपेशियां अब और बड़ी या और भी सख्त नहीं हो सकती थीं, यही अधिकतम था। उस स्थिति में केवल एक तीसरा संसाधन बचा था, जिसकी बदौलत फैंटम के पास अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति थी, ऊर्जा। ऐसा लग रहा था कि एडम के खिलाफ लड़ने और रूपांतरण के बाद उसकी कोशिकाओं के अंदर की सुप्त ऊर्जा जागृत हो गई थी, जिससे वह अगले स्तर पर जा सकी। ओह, मैं समझ गई, नेसा ने धीरे से अपना हाथ सामने हिलाते हुए कहा। फिर वह घूमी, अपना पैर उठाया और हवा में कुछ तेज किक मारी। हर हरकत के साथ हवा की हल्की धाराएं और तेज गति के कारण एक सीटी की आवाज़ आ रही थी। नेसा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मैं कभी इतनी तेज और इतनी मजबूत नहीं रही? मैंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, ये तो बस बुनियादी हमले हैं। इसके अलावा मुझे अभी एहसास हुआ कि मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया है। नेसा ने अपने हाथों को देखते हुए हैरान होकर कहा। मुझे लगता है कि नए फैंटम को ऐसा ही महसूस होता है। अब मैं इसे देख सकती हूँ। मेरी मांसपेशियां अब और बड़ी या सख्त नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे अंदर की ऊर्जा आखिरकार काम करना शुरू कर रही है। नेसा ने फुसफुसाते हुए कहा और खुद को आईने में देखते हुए पलटी।
कुछ सेकंड के लिए उसने प्रतिबिंब में अपना एक अलग रूप देखा, वह रूप जिसमें उसने एडम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लंबे बालों और अंबर रंग की आंखों के साथ। खैर, ये बात तो सही है न? इस पूरे समय मेरे अंदर ऊर्जा थी, यह मेरी मांसपेशियों को पोषण दे रही थी और इसीलिए मैं ऐसे शक्तिशाली राक्षसों से लड़ सकती थी। लेकिन ऐसा बदलाव होने के लिए ऊर्जा को सक्रिय होना जरूरी था। नेसा ने सोचा और उसकी नज़रें और भी गंभीर हो गईं। एम्पलर नोबलबन के साथ अपना रोमांच जारी रखें। हालांकि उसके पास मैग्नस जितना तेज दिमाग नहीं था, लेकिन मैग्नस के अलावा वह सनकर के बारे में ज्ञान में दूसरे स्थान पर थी। इसके अलावा 9 वर्षों में उन्होंने मैग्नस से इतना कुछ सीख लिया था कि वह एक वैज्ञानिक बन गई और उन्हें उनका विभाग दिया गया। नेसा को एहसास हुआ कि हालांकि यह सब एक अच्छी बात थी, लेकिन एक समस्या थी जो तुरंत उसके दिमाग में आई। नेसा ने अपने होंठ काटे और अपनी मुट्ठी भी कस ली। मेरी कोशिकाएं मानव और राक्षस दोनों हैं, अब उनका सटीक अनुपात निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे एक इकाई बन गई हैं, इसलिए मैं सनकर हूँ। लेकिन यह ऊर्जा जिसने मुझे रूपांतरित होने की अनुमति दी, क्या यह मेरी सभी कोशिकाओं से आती है या सिर्फ राक्षस की कोशिकाओं से? नेसा ने कपड़े पहनने और कमरे से बाहर जाने से पहले भौहें सिकुड़ीं। कदम कदम कदम। वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ती रही जब तक कि वह मैग्नस के कमरे के प्रवेश द्वार के सामने नहीं पहुंच गई। नेसा ने गहरी सांस ली और उसके दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आने की अनुमति मांगने लगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह सनकर थी या छोटी लड़की, वह हमेशा मैग्नस के सामने आज्ञाकारी और विनम्र व्यवहार करती थी। अंदर आएं। कमरे से एक शांत आवाज आई। मैग्नस ने उसे पहले ही कैमरे के जरिए देख लिया था। नेसा ने सिर हिलाकर दरवाज़ा खोला। मैग्नस स्क्रीन के सामने एक बड़ी कुर्सी पर बैठे थे जिस पर नेसा, उसके सभी जैविक डेटा और कई लड़ाइयों के बाद उसके शरीर का हाल ही में लिया गया स्कैन दिखाया जा रहा था। तुम्हारी आंखों को देखकर लगता है कि तुम्हें पहले ही एहसास हो गया होगा कि हार के बाद तुम्हारे पास केवल रूपांतरण की क्षमता ही नहीं है न? मैग्नस ने नेसा की ओर एक नज़र डाली। मेज पर एक कप कॉफ़ी रखी थी जो काफ़ी देर से ठंडी हो चुकी थी, और कुछ कुकीज़ भी थीं जिनमें से एक को मैग्नस अभी खा रहा था। नेसा ने सिर हिलाया। हाँ, और जैसा कि मैं देख रही हूँ, आपके पास पहले से ही परीक्षण करने का समय है। लेकिन इससे पहले कि आप मुझे बताएं कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं कुछ और जानना चाहती हूँ। नेसा का चेहरा और भी गंभीर हो गया क्योंकि उसने अपनी शर्ट को ऊपर उठाया और निशान दिखाए। नेसा ने दांत पीस लिए। पिताजी, आपने उन्हें क्यों छोड़ दिया? हमने अपने निशान छोड़ दिए क्योंकि वे विशेष हैं, लेकिन मैं उन निशानों को याद नहीं करना चाहती। यह हार शर्मनाक थी और एडम विंटर एक कमीना है। मुझे आने वाले लंबे समय तक उसकी निगाहों के बारे में बुरे सपने आते रहेंगे। नेसा ने गुस्से में अपना हाथ हिलाया। मैग्नस ने उसे काफ़ी देर तक देखा, फिर उसने सिर हिला दिया। खैर, जब आप सुनेंगे कि इसके बाद क्या हुआ तो आप अपना विचार बदल देंगे। नेसा को चमत्कार वेधशाला के शीर्ष पर जागने में लगभग 12 घंटे लग गए। ग्रे, एडम ने अपने सामने धीरे धीरे बहती गर्म भाप को बाहर निकाला। एक क्षण के लिए एडम अपना संतुलन खो बैठा, उसके पैर उसे संभालने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जल्द ही वह संभल गया और आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो गया। इसी समय उसके पूरे शरीर में फैली सूजी हुई नसें तेजी से शांत होकर सामान्य स्थिति में लौट रही थीं। अरे, जो मैंने किया उसे देखते हुए मुझे शायद इतनी राहत महसूस नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन एडम ने ज़मीन पर पड़ी नेसा को देखते हुए कहा, यह पहले ही हो चुका है। धीरे धीरे नेसा के बाल छोटे होते गए, उसके नाखून और नसें भी छोटी होती गईं। वे दोनों पूरी तरह थक चुके थे, लेकिन एडम होश में था, जबकि नेसा को जल्द ही होश में आने के लिए गंभीर उपचार की आवश्यकता होगी। कदम कदम कदम। सिल्वाना नीचे आए और जल्दी से दौड़कर एडम के पास गई। हालांकि अब वह अपनी चिंता को उनके मिशन में बाधा नहीं बनने देती थी, फिर भी वह उसके बारे में चिंतित थी, खासकर जब वह बुरी तरह घायल हो गया था। एडम, क्या तुम ठीक हो? जब नेसा का पैर तुम्हारे सिर पर पड़ा तो मुझे लगा कि तुम्हें फिर से मेडिकल डिपार्टमेंट में कई हफ्ते बिताने पड़ेंगे। सिल्वाना ने गंभीर नज़र से कहा, फिर भी उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए अपनी मुट्ठियां कस लीं। हाँ, कुछ ऐसा ही। एडम ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन तब मैं वास्तव में डर गया था। अगर आप थंडर डेमन को नहीं गिनते तो नेसा सबसे मजबूत थी जिससे मैंने लड़ाई की। एडम ने नेसा की ओर देखा, फिर उसकी निगाहें और गहरी हो गईं। ऐसा कहा जा रहा है, यह मेरी सबसे कठिन लड़ाई नहीं थी। भले ही वह स्टील नाइट से ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि हमारी लड़ाई मेरे लिए मायने रखती है। एडम ने थोड़ा भौहें सिकुड़ीं। नेसा एक हाइब्रिड थी, लेकिन उसके खिलाफ लड़ना क्राउन मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ने जैसा था। ये नॉर्थ कीपर के खिलाफ लड़ने से ज़्यादा कठिन था, लेकिन निश्चित रूप से इसकी तुलना थंडर डेमन से नहीं की जा सकती थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैग्नस की अधिकारपूर्ण आवाज़ अचानक गूंजी। सिल्वाना के विपरीत जो जल्दी से एडम के पास आई थी, मैग्नस धीरे धीरे और शांति से चल रहा था। एडम ने दिलचस्पी से भौहें उठाईं। अगर थंडर डेमन के खिलाफ आपकी लड़ाई में आप नायक थे तो यहाँ नायक की भूमिका नेसा की थी।
आप कह सकते हैं कि उसके लिए आप थंडर डेमन थे जिसने उसे मजबूत बनने दिया। बस फर्क इतना है कि वह हार गई। मैग्नस ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। वह जानता था कि इस स्थिति का अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग करना है, चाहे नेसा जीत जाए या हार जाए, वह प्रत्येक विकल्प के लिए सही शब्द ढूंढ सकता था। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम सही हो। इस लड़ाई में मैंने बस युद्ध की अपनी इच्छा को शांत किया। हालांकि यह एक उपयोगी अनुभव था। जब नेसा और भी मजबूत हो जाएगी तो हमें फिर से लड़ना होगा। एडम ने अपने घावों को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अपनी जीत के बाद उसे कोई नई योग्यता नहीं मिली थी या उसके एवोल्यूशन ट्री में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन यह एक मूल्यवान अनुभव था जो भविष्य में काम आ सकता था। नेसा पहली प्रतिद्वंद्वी थी जो शारीरिक रूप से उससे बहुत बेहतर थी। लेकिन मैग्नस, कभी कुछ मत भूलना, एडम ने गंभीरता से कहा। मैग्नस ने हैरानी से भौहें उठाईं। एडम ने अपनी छाती पर हाथ मारते हुए खिलखिलाकर मुस्कुराया। मेरी कहानी में मैं मुख्य पात्र हूँ। अगर मैं नहीं हूँ तो मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ते नहीं देख सकता। इसलिए मेरे दृष्टिकोण से मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं हो सकता। एडम की आंखों में स्पष्ट उत्साह झलक रहा था। सिल्वाना का मुंह थोड़ा सा खुला और उसके गाल लाल हो गए। उसने पहले कभी एडम से इतना उज्ज्वल, लगभग अंधा कर देने वाला आत्मविश्वास निकलते नहीं देखा था। हा 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 हा। मैग्नस ने अपने लाल कोट की जेबों में हाथ डालते हुए बुरी तरह हंसा। ठीक है, तुम एक हद तक सही हो, लेकिन ये दिखाता है कि तुम में काफ़ी हद तक आत्ममुग्धता और स्वार्थ है, क्योंकि तुम मजाक नहीं कर रहे हो, तुम गंभीर हो। मैग्नस ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं न्याय नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उसी प्रकार का हूँ। फिर मैग्नस नेसा के पास गया, उसे पीठ के बल लिटाया और धीरे से उसके गाल को सहलाया। अगर मैं स्वार्थी आदमी न होता और अपने लक्ष्य के पीछे भागता तो वह कभी इस दुनिया में नहीं आती। कौन जानता है कि अगर यह सुंदर चमत्कार न होता तो आज मेरा क्या होता, एकमात्र प्राणी जिसकी मुझे परवाह है। मैग्नस ने गंभीरता से कहा। नेसा ने उसे कभी ऐसे शब्द कहते नहीं सुना था, क्योंकि अपने व्यक्तित्व के बावजूद मैग्नस ऐसी बातों को लेकर थोड़ा शर्मिंदा था। हालांकि सिल्वाना तैयार थी। इस दौरान वह अपनी जेब में रखे फ़ोन से मैग्नस की आवाज़ रिकॉर्ड कर रही थी। जल्द ही जब नेसा जागेगी तो उसके पास वह रिकॉर्डिंग होगी और यह उसके लिए सबसे अच्छा उपहार होगा। मिस्टर मैग्नस, क्या आपको लगता है कि नेसा और भी मजबूत हो सकती है? सिल्वाना ने पूछा। मैग्नस ने सिर हिलाया और नेसा को पीठ के बल गिरा दिया। हाँ, जाहिर है, परिवर्तन के बाद उसकी कोशिकाओं में ऊर्जा निष्क्रिय से सक्रिय मोड में चली गई। आप अपने नाखूनों या बालों को बढ़ाने के लिए या अपनी आंखों के रंग और पुतली को तुरंत बदलने के लिए मांसपेशियों का उपयोग नहीं कर सकते। हालांकि ऊर्जा ये करने में काफ़ी सक्षम है। चलो, मेरे पीछे आओ। एडम को भी चोट लगी है। मैग्नस ने अपना हाथ हिलाया, इत्मीनान से आगे बढ़ते हुए। एडम और सिल्वाना ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है? सिल्वाना ने अनिश्चितता से पूछा। एडम ने मैग्नस की ओर देखा, फिर सिल्वाना की ओर, और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, यह अच्छा रहेगा। एडम ने सिर हिलाया और सिल्वाना को अपना हाथ उसके कंधे पर रखने दिया। वास्तव में एडम स्वयं आसानी से मैग्नस के पीछे जा सकता था, लेकिन ये रास्ता आसान बनाने के बारे में नहीं था। ये सिल्वाना के प्रस्ताव को स्वीकार करने और जब वह मदद करना चाहती थी तो उसे ठुकराना देने के बारे में था। कई लोग दशकों में भी इस सरल कला को सीखने में सक्षम नहीं थे। कभी कभी समग्र स्थिति को सुधारने के लिए दूसरों की मदद लेना आवश्यक होता था। नेसा लाल तरल के साथ एक विशेष पॉड में तैर रही थी। ये चमत्कार वेधशाला में मौजूद अन्य सभी पॉड से अलग था। मैग्नस ने इस पॉड को विशेष रूप से नेसा के इलाज के लिए बनाया था। कुछ घंटों में उसके घावों का कोई निशान नहीं रह जाएगा। एडम भी ठीक हो गया था, लेकिन वह पहले ही एक साधारण पॉड से बाहर आ चुका था, जिसने उसके सभी घावों को ठीक कर दिया था, सिवाय सबसे गंभीर घाव के, जो उसके बाएं हाथ पर एक लंबा घाव था। ये स्नो फॉलोअर के कटाना के बाद बचा हुआ था, जिसने उसके चांदी के पंजों को काट दिया था, जिससे उसका हाथ लगभग अलग हो गया था तथा ब्लेड मांस में गहराई तक घुस गया था। अरे, क्या तुम सच में उस निशान को रखना चाहते हो? नेसा के पंजे जो तुम्हारे पेट में घुसे थे, वे कोई निशान नहीं छोड़ेंगे। घाव बहुत छोटे हैं, लेकिन ये घाव वाकई बहुत बड़ा है। मैग्नस ने नेसा की हालत पर नजर रखते हुए बेपरवाही से पूछा। M_VLE योजक चिन्ह novelbin.net पर रोमांच खोजें। एडम ने सिर हिलाया। हाँ, अंत में ये लड़ाई अनोखी थी, हालांकि मैं ही वह व्यक्ति नहीं था जिसे इससे कोई लाभ मिला। ये निशान ही लड़ाई से बची हुई एकमात्र चीज़ है। एडम ने अपने बाएं हाथ को देखते हुए कहा। मैग्नस ने अपने कंधे उचकाए। तुम्हारी मर्जी। जाने से पहले मुझे तुम्हें कुछ चेतावनी देनी है, मैग्नस ने गंभीरता से आंखें सिकोड़ते हुए कहा। एडम ने गला साफ किया। तुम यहाँ आए, मेरी विधि का उपयोग करके अपने हाथ को सफलतापूर्वक ठीक किया और अपने चेहरे पर एक खुश मुस्कान के साथ चले गए। यहाँ और कुछ नहीं हुआ, क्या ये तुम्हें स्पष्ट है? रेड फेस्ट नहीं, नेसा के खिलाफ लड़ाई नहीं, ये तथ्य नहीं कि वह एक संकर है।
इनमें से कुछ भी तुम्हें नहीं पता, मैग्नस ने धमकी भरे अंदाज में कहा। एडम कड़वाहट से मुस्कुराया। जरूर, बस मुझे बता देना कि वह कब दोबारा मैच चाहती है। मैं तैयार हो जाऊंगा। एडम ने बाहर निकलते हुए हाथ हिलाया। मैग्नस ने पलटकर कहा, आप आगे क्या करने जा रहे हैं? एडम ने ऊपर देखा, अपनी आंखें बंद की और अपने विकास वृक्ष के सामने खड़ा हो गया। उसकी निगाहें 3 कुंजी छेदों वाले लॉक की ओर जा रही थीं। ठीक है, अब मेरी पहली कुंजी के लिए अंतिम घटक प्राप्त करने का समय आ गया है। कदम कदम कदम। एडम धीरे धीरे मिरेकल ऑब्जर्वेटरी से बाहर चला गया और झुग्गी झोपड़ियों में एकमात्र सुरक्षित सड़क पर चलने लगा, क्योंकि मिरेकल ऑब्जर्वेटरी का क्षेत्र झुग्गी झोपड़ियों में था और वह थर्ड रिंग के करीब था। वे कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे, जब तक कि वे तीसरे रिंग के प्रवेश द्वार पर नहीं पहुंच गए, जहां से शहर की नाइटलाइफ शुरू होती थी। सिल्वाना, तुम मुझे इस बारे में बहुत समय से बताना नहीं चाहती थी। खैर, मुझे K1 फैंटम बने हुए काफ़ी समय हो गया है। हालांकि मुझे देरी करने का कोई अफसोस नहीं है, मैं बहुत सी घटनाओं से गुजर चुकी हूं, लेकिन अब मैं आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मजबूत हूं। एडम ने तारों से भरे रात के आकाश की ओर देखा, जहां सबसे चमकीला तारा गायब था, क्योंकि वह बहुत पहले गिर चुका था, जिससे एक शुरुआत और अंत हो गया था। मुझे बताओ, मिडनाइट क्रिस्टल क्या है? एडम ने शांति से कहा। प्रथम कुंजी बनाने और अपने ताले का 1/3 हिस्सा खोलने के लिए आदम को 3 शर्तें पूरी करनी थीं। कुंजी बनाने के लिए आपको निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता होगी। 1. 10,000 तटस्थ जीन आकार के लिए। 2. 10 प्रथम दुर्लभ स्तर की कलाकृतियां चाबी के लिए। 3. मिडनाइट क्रिस्टल मोशन के लिए। पहली 2 शर्तें एडम ने काफ़ी समय पहले ही पूरी कर ली थीं। हालांकि जीन या कलाकृतियां इकट्ठा करना K1 फैंटम के लिए मुश्किल नहीं था, जो लंबे समय से डेडलैंड्स में था। ये केवल समय की बात थी कि फैंटम सभी सामग्रियां इकट्ठा कर ले। हालांकि मिडनाइट क्रिस्टल अलग था। सिल्वाना ने एडम को अभी तक इसके बारे में नहीं बताया था। उसने उसे जल्दी नहीं किया था, क्योंकि उसके पास हमेशा पूरा करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण कार्य होते थे। एडम अगले स्तर पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहता था और अभी वह अपनी सीमा पर था। सिल्वाना ने एक तरफ मुड़कर देखा। ये स्पष्ट था कि वह कुछ सोच रही थी। जल्द ही वह घबरा गई और अपने नाखून काटने लगी। नल, एडम उसके सामने आया और धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे आखिरी क्षण में उसकी बुरी आदत दोहराने से रोक दिया। अरे, कुछ गड़बड़ है क्या? जैसे ही हम मिरेकल ऑब्जर्वेटरी से बाहर निकले, तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे लगा कि तुम बस इधर उधर देख रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ सोच रहे थे। एडम ने थोड़ा मुस्कुराया। सिल्वाना ने अपना सिर हिलाया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सोच रही थी कि क्या हुआ। माफ़ करें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल मैं आपको मिडनाइट क्रिस्टल के बारे में बताऊंगी, ठीक है? सिल्वाना ने गंभीरता से कहा। एडम के पास सिर हिलाने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। ... थोड़ी देर बाद वे एक कोने पर अलग हो गए। सिल्वाना अपने घर की ओर चली गई, जबकि एडम उसकी प्रस्थान करती हुई छवि को गहरी नज़र से देख रहा था। अच्छा, तुमने मुझसे झूठ बोला, लेकिन क्यों? कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है और इसका मिडनाइट क्रिस्टल से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मुझे फिर से ट्रॉन के पास नहीं जाना पड़ेगा। मैं अक्सर उसकी रिलेशनशिप सलाह को मानता हूँ। एडम ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाते हुए अंदर ही अंदर आह भरी। ... उसी समय नेसा जाग गई और मैग्नस के कमरे में आ गई। तो उसने वह निशान छोड़ने का फैसला किया? नेसा ने हैरानी से अपनी बांह रगड़ते हुए कहा। मैग्नस ने सिर हिलाया। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उस प्रतीकात्मकता को नहीं समझता, लेकिन यह ज़रूरी नहीं था। ये किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ से ज़्यादा उसकी सनक है। लेकिन मैंने पहले तुम्हें बताने का फैसला किया। मुझे तुम्हारे पेट से उस निशान को हटाने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन तुम कभी भी गायब होने वाले निशान को वापस नहीं पा सकते। ये सिर्फ एक ही तरीके से काम करता है। मैग्नस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उत्सुकता से नेसा की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। मैग्नस योद्धा नहीं था, लेकिन वह ये बात दूसरों से बेहतर जानता था कि केवल योद्धाओं को ही निशान नहीं होते। जाल, उन्होंने इसका अनुभव किया था, क्योंकि वे विश्व के एकमात्र संकर वंश के पिता थे जिसने उन्हें कई बार मारने की कोशिश की थी। मैं समझ गई। नहीं, मैं वैसा नहीं करने जा रही जैसा तुमने कहा, लेकिन मैं एडम की इच्छा का भी पालन नहीं करने जा रही। नेसा ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए आत्मविश्वास से कहा। मैग्नस ने जिज्ञासा से अपनी भौहें उठाईं। नेसा ने अपने पेट पर लगे आकर्षण को देखा और कहा, मैं इस निशान को अस्थायी रूप से छोड़ दूंगी। जब मैं मजबूत हो जाऊंगी तो मैं उसे फिर से मैच दूंगी और उसे हरा दूंगी। फिर मैं इस निशान को मिटा दूंगी। नेसा ने गंभीरता से कहा, किसी को भी अपने निर्णय में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी। मैग्नस ने हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा विकल्प। मैग्नस ने सिर हिलाया, फिर उसने स्क्रीन की ओर इशारा किया। लड़ाई के बाद आपकी कोशिकाएं पहले से कहीं ज़्यादा सक्रिय थीं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब आप ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस बदलाव का इस्तेमाल अपनी इच्छा से आज़ादी से कर पाएंगे।
नेसा ने मैग्नस और स्क्रीन को गौर से देखा, जहां उसके बारे में सारी जानकारी के साथ साथ उसके शरीर का 3D मॉडल भी था। क्योंकि इस परिवर्तन का स्रोत फैंटम रेजोनेंस के समान ही है ना? नेसा ने पूछा। वास्तव में यह एक अलंकारिक प्रश्न था। बिल्कुल, मैग्नस ने स्क्रीन पर गहरी नज़र से देखते हुए सोच विचार करते हुए कहा। मैग्नस ने आगे कहा, हालांकि हमारे मामले में यह आपकी वृद्धि के लिए उत्प्रेरक था। मुझे लगता है कि अब आप पहले स्तर पर हैं। नेसा ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। मैं प्रथम स्तर पर हूँ। इसका क्या मतलब है? नेसा को एहसास हुआ कि अब वह पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई है। 9 साल पहले जब वह हाइब्रिड बनी थी तब वह पहले स्तर पर थी। मैग्नस के रूपक ने उसे हैरान कर दिया। इसका मतलब है कि अब तुम्हारे लिए नई संभावनाएं खुल गई हैं। तुम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बन सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम कुछ महीनों से भी कम समय में K1 स्तर को पार कर जाओगे। मैग्नस ने गंभीरता से कहा, अपनी उंगली धीरे से मेज पर थपथपाते हुए। नेसा की आंखें प्रशंसा से चमक उठीं, क्योंकि इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता था, वह एडम से अधिक शक्तिशाली बनने वाली थी। बहुत बढ़िया, मैं उसे बहुत जल्द हरा सकती हूँ। हमारा पुनः मुकाबला निकट भविष्य में होगा। नेसा ने जोरदार तरीके से कहा, वह भी युद्ध में उतरने के लिए तैयार थी। हालांकि मैग्नस ने अपना सिर हिलाकर उसे दिखाया कि यह असंभव था। नेसा, यह इतना आसान नहीं है। एडम पहले से ही अपने चरम पर है। K2 फैंटम बनने से पहले उसके पास बस एक आखिरी कार्य बचा है। और मैग्नस कुछ देर के लिए रुक गया, जिससे नेसा के अंदर तनाव तेजी से बढ़ने लगा। आप दोनों के बीच शक्ति का अंतर अब से भी अधिक बढ़ जाएगा। हालांकि यह पूरी तरह से संभव है कि वह डेडलैंड से वापस न लौटे। मिडनाइट क्रिस्टल प्राप्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैग्नस ने भौहें सिकोड़ीं। ऐसा लग रहा था कि वह नहीं चाहता था कि एडम मर जाए। नेसा के परिवर्तन की घटना के बाद मैग्नस एडम के बारे में अलग तरह से सोचने लगा, क्योंकि उसके और नेसा के बीच किसी तरह का संबंध था। अगर एडम मर जाता तो मैग्नस मूल्यवान प्रयोगों से वंचित हो जाता। नेसा ने भौहें सिकोड़ते हुए अपनी मुट्ठियां कस लीं। क्या पिताजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अधिकांश फैंटम के 2 बनने की आकांक्षा रखते हैं, एडम से कहीं अधिक तेज। वह स्टील नाइट को हराने के बाद 2 महीने पहले भी ऐसा कर सकता था, क्योंकि तब उसके पास मिडनाइट क्रिस्टल के अलावा सब कुछ पहले से ही था। मैग्नस ने भारी सांस ली और ऊब से अपना हाथ टिका लिया। हाँ, हालांकि यह मत भूलिए कि मृत्यु दर 25% है। निश्चित रूप से आंकड़े गलत हैं, क्योंकि ठीक से तैयारी करने और अपनी पूरी के एक क्षमता को उजागर करने के बजाय वे ताकत की तलाश में इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन ये तब है जब हम आर्टिफिशियल बॉर्न फैंटम के बारे में बात कर रहे हैं। मैग्नस की गंभीर आंखों में एक तेज चमक गुजरी। नेसा चौंक गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि मैग्नस क्या बात कर रहा था, क्योंकि वह मिडनाइट क्रिस्टल के बारे में बहुत कुछ जानती थी। फिर नेसा ने स्क्रीन की ओर देखा और दूसरे विषय पर आते हुए कहा, और फिर भी मुझे समझ नहीं आया, उसने मुझे बचाने का फैसला क्यों किया, और इसके अलावा उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? वह आदमी, मुझे लगता है उसका नाम काय था, उसने एडम से विनती की, लेकिन एडम ऐसे मुंह फेर कर चला गया जैसे वह एक स्वतंत्र दर्शक हो। नेसा ने अपने होंठ काटे। उसे इस बात से चिढ़ थी कि उसकी शक्ति के बावजूद एडम ही उसका भाग्य तय कर रहा था। अगर एडम उसे मारना चाहता तो वह ऐसा कर सकता था। इसके अलावा वह उसकी लड़ाई से बाहर रह सकता था और फिर स्नो फॉलोअर उसे खत्म कर देता। शायद उसे तुमसे प्यार हो गया है, मैग्नस ने बेपरवाही से कहा। नेसा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं था कि उसने मैग्नस के शब्दों को सही सुना है, लेकिन जल्द ही उसका दिमाग सिर्फ इसके बारे में सोचने से भर गया। जल्द ही नेसा शर्मा गई और एक वयस्क लड़की की बजाय एक किशोरी की तरह अपना हाथ हिलाया। ऐसी बकवास मत करो, जहां तक मुझे पता है उसकी एक गर्लफ्रेंड है। इसके अलावा प्यार को ऐसा नहीं देखना चाहिए। वह सिर्फ एक पागल है जो लड़ाई का आनंद लेना चाहता था। नेसा ने मैग्नस से असहमत होते हुए कहा। मैग्नस ने भौहें उठाईं। दोस्त, हाँ, लगता है कि वह जेना के साथ डेटिंग कर रहा है, जो किसी विभाग की डॉक्टर है, लेकिन उसे उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखती। मृतभूमि और सत्ता का मार्ग उसे ज्यादा आकर्षित करता है। हालांकि शायद इसलिए क्योंकि उसे सही साथी नहीं मिला है। नेसा ने गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथ बगल में रख लिए तथा मैग्नस को खतरनाक नजरों से देखने लगी। क्या तुम्हें परवाह है या तुम मुझे सिर्फ चिढ़ा रही हो? और वह और सिल्वाना किसी समय एक जोड़े बन सकते हैं। नेसा ने थोड़ा शर्मीलेपन से बुदबुदाया। हा 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 हा। मैग्नस जोर से हंसा, वह खुद को रोक नहीं सका। नेसा को पहले से भी अधिक असहज महसूस हुआ। क्या? हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कुछ फैंटम और ऑपरेटर मिलते हैं। नेसा को गुस्सा आ गया। हा, माफ करना, बस तुम्हारी भोली भाली बातें मुझे हैरान कर रही हैं। मैग्नस हंसा, फिर वह रुका और धीरे से अपनी नज़र नेसा की ओर घुमाई। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उनका रिश्ता पहले ही दूसरे स्तर पर जा चुका है।
इसका मतलब यह नहीं है कि उनके बीच कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन फैंटम और ऑपरेटर के बीच के रिश्ते में वासना का कोई स्थान नहीं है। मृत्यु, जीवन और शक्ति, यही वास्तव में मायने रखती है। मैग्नस ने अपने पैर मेज पर टिकाते हुए कंधे उचका दिए। इससे पहले कि नेसा कुछ कह पाती, मैग्नस ने लापरवाही से अपना हाथ हिला दिया। अभी के लिए बस इतना ही। हम कल से प्रशिक्षण शुरू करेंगे। मैं कुछ प्रभावी उपाय करने की कोशिश करूंगा। हमें आपकी क्षमताओं की सीमा का परीक्षण करना है। ... उस समय, रात के गहरे समय में, सिल्वाना दरवाजे के सामने खड़ी थी, लेकिन यह उसका अपार्टमेंट नहीं था। एडम पहले भी एक बार यहाँ आ चुका था। सिल्वाना ने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, वह साफ तौर पर घबराई हुई थी। फिर, आखिरकार किसी ने दरवाज़ा खोला। चलो, लगता है मुझे तुमसे पैसे वसूलने चाहिए। तुम सोचते हो कि मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ। ट्रॉन ने नींद में आंखें घुमाईं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सिल्वाना ने आत्मविश्वास से पूछा। ट्रॉन ने कंधे उचका दिए। आपकी आंखों को देखकर लगता है कि यह एक आलंकारिक प्रश्न है। ट्रॉन ने अपना सिर हिलाया और सिल्वाना को अंदर आने दिया। ट्रॉन ने अपने पैर टेबल पर रखे और अपनी बाहें छाती पर रखकर छत की ओर देखने लगा। सिल्वाना कुछ देर से उसके सामने बैठी थी, लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं कहा था। पिछली बार एडम सिल्वाना की सीट पर था, लेकिन तब रिस्का भी यहीं थी। अब आधी रात हो चुकी थी, इसलिए रिस्का अपने घर पर थी। प्रेमी या पति पत्नी साथ साथ रह सकते थे, लेकिन फैंटम और ऑपरेटर शायद ही कभी ऐसा करते थे। केवल दुर्लभ अवसरों पर ही अपने रिश्ते को सुधारने के लिए ऐसा किया जाता था, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। तो, जबकि मैं अभी भी नींद में हूं और मेरी नींद में खलल डालने के कारण मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। आखिर आपको क्या परेशान कर रहा है, एडम के ऑपरेटर? ट्रॉन ने शांति से कहा, धीरे धीरे अपनी नज़र छत से हटाकर सिल्वाना पर रख दी। ट्रॉन ने जानबूझकर उसका नाम नहीं पुकारा, इस दुनिया में उसकी स्थिति पर जोर देते हुए। उसे एहसास हुआ कि अगर सिल्वाना यहाँ आई है, तो उसके ऐसा करने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। अगर मैं ईर्ष्यालु हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? सिल्वाना ने सबसे गंभीर नज़र से पूछा। उसने अपने घुटनों को पकड़ लिया और ट्रॉन को घूरने लगी। ट्रॉन शांत और बेफिक्र दिख रहा था। उसे इस बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी मदद बेकार थी। मैं समझता हूँ, कोई लड़की तुमसे आगे निकल जाती है और भले ही तुम्हें पता हो कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा मन तुम्हारी बात नहीं सुनता और ईर्ष्या तुम्हें अंदर से खा जाती है। क्या मैंने सही कहा? ट्रॉन ने धीरे से ऊपर देखते हुए कहा। सिल्वाना ने सिर हिलाया, वह स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थी। ट्रॉन ने तुरंत उसकी समस्या की प्रकृति को समझ लिया, भले ही उसे अभी तक कुछ भी समझाने का मौका नहीं मिला था। हाँ, तुम्हें ये कैसे पता चला? सिल्वाना ने हैरान होकर पूछा। employojak.novelbun.net पर अपनी यात्रा जारी रखें। ट्रॉन ने अपने कंधे उचका दिए। यह आपकी आंखों के भाव से स्पष्ट है। आप मेरे पास कोई और सलाह लेकर नहीं आई होंगी। अगर यह आपके और एडम के बीच के रिश्ते के बारे में है, तो यह किसी दूसरी महिला के बारे में भी हो सकता है। सिल्वाना ने गला साफ किया। बस, मैं एडम की गर्लफ्रेंड नहीं बनने जा रही हूँ। आखिरकार, मैं एक ऑपरेटर हूँ और वह एक फैंटम है। मेरे मन में उसके लिए कभी कोई यौन इच्छा या वासना नहीं रही। तो, मैं दूसरी महिला से ईर्ष्या क्यों करने लगी हूँ? क्या यह एडम की वजह से है, या इसलिए कि मैं खुद को कमज़ोर महसूस करती हूँ? ट्रॉन ने अपनी आंखें घुमाईं। ऐसा लग रहा था कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिल्वाना इतनी तुच्छ बात लेकर उसके पास आएगी। अरे, तुम और एडम, तुम अभी भी बच्चे हो। हालांकि पिछले कुछ महीनों में वह नैतिक रूप से बहुत बड़ा हो गया है। अब वह इस संबंध में तुमसे अधिक परिपक्व है। ट्रॉन ने आगे झुककर और अपनी उंगलियों को एक दूसरे के खिलाफ रखते हुए धीमी आवाज में कहा। ट्रॉन ने गहरी सांस ली। जाहिर है यह महिला शारीरिक रूप से तुमसे बेहतर है ना? मुझे संदेह है कि तुम सोचती हो कि कोई लड़की तुमसे ज्यादा समझदार है। ट्रॉन ने सिल्वाना के अहंकार की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसे वह सावधानी से छिपाने की कोशिश कर रही थी। वैसे भी, सिल्वाना वाकई बहुत होशियार लड़की थी। वह नैतिक रूप से भले ही सबसे सख्त न रही हो और वह लुइस जितनी चालाक भी न रही हो, लेकिन सिल्वाना को अपनी बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था। सिल्वाना ने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, यह है। वह ये नहीं बता सकती थी कि वह कौन था, क्योंकि मैग्नस ने उन्हें नेसा के बारे में बात करने से मना किया था। हालांकि, उसके प्रतिबंध के बिना भी सिल्वाना ऐसी जानकारी नहीं बताएगी। और ऐसा लगता है कि तुम उसे हराने की कोई संभावना नहीं रखते। ट्रॉन ने सुझाव दिया। उसे लगा कि यह किसी प्रेत लड़की के बारे में है जो एडम पर ध्यान दे रही है। यह कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर फैंटम अन्य फैंटम के साथ ही डेटिंग करते थे, सामान्य लोगों के साथ नहीं। इस प्रकार, ट्रॉन ने मान लिया कि सिल्वाना अपनी ईर्ष्या के कारण चिंतित थी, हालांकि चिंता करने का कोई कारण नहीं था। उसके अलावा कोई भी एडम का संचालक नहीं हो सकता था, क्योंकि उनका रिश्ता पहले से ही बहुत मजबूत था। जरूर, ये तो असंभव है, सिल्वाना ने ईमानदारी से कहा। नेसा की छवि उसके दिमाग में उभरी।
सिल्वाना ने आगे कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ईर्ष्या क्यों महसूस कर रहा हूँ। मेरा मतलब है, मैं कभी इतना मजबूत नहीं बन सकता, तो इसके बारे में चिंता करने की क्या बात है। हालांकि मेरा दिमाग मेरी बात नहीं सुन रहा है। ट्रॉन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है। क्या मुझे खुद पर भरोसा नहीं है? सिल्वाना ने अविश्वास में कहा। ट्रॉन ने हल्का सा मुस्कुराया। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति ईर्ष्या जैसी चीज़ों पर अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। खैर, ईर्ष्या उपयोगी हो सकती है, लेकिन इसे ईर्ष्या नहीं कहा जाता है, इसे बेहतर बनने की इच्छा कहा जाता है। यदि आप असुरक्षित हैं, तो आपको एडम की तरह इससे निपटना चाहिए, ट्रॉन ने कहा और उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। सिल्वाना ने भौहें सिकुड़ी। क्या तुम्हें पता है कि एलिनेटेड रॉक्स में क्या हुआ था? तभी सिल्वाना को कुछ एहसास हुआ और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ठीक है, उसने ये काम इतनी जल्दी और आसानी से किया होगा, बिना किसी परमिट या कागजी कार्रवाई के, तुम्हारी और रिस्का की मदद से। मैं समझ गया। ट्रॉन ने कंधे उचका दिए। सिल्वाना को एहसास नहीं हुआ था कि एडम हाल ही में उसी सोफे पर बैठा था जिस पर वह भी बैठी थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं उसे मृत भूमि पर नहीं ले जा सकता और हमें कठोरता से हमारे स्थानों की याद नहीं दिला सकता। ये रणनीति मेरे मामले में काम नहीं करेगी। ठीक है, आपको बस अपना आत्मविश्वास वापस पाने की ज़रूरत है। हालांकि यह तरीका सफलता की गारंटी नहीं देता, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप वही काम करें जो आप सबसे अच्छा करते हैं। ट्रॉन ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। मैं किस में सर्वश्रेष्ठ हूँ? सिल्वाना ने हैरानी से अपना सिर झुकाया। ट्रॉन ने सिर हिलाया। ऑपरेटर बनो, ट्रॉन ने शांतिपूर्वक कहा, ऐसे लहजे में जैसे ये उसके अंतिम शब्द हों। हालांकि ट्रॉन ने स्वर के चयन में कोई गलती नहीं की। सिल्वाना के लिए ये समझना काफ़ी था। सिल्वाना खड़ी हुई और झुककर प्रणाम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रॉन ने दरवाजे की ओर इशारा करने से पहले केवल उसकी ओर देखा। ... ट्रॉन ने उसके सामने कोई अविश्वसनीय रहस्य नहीं बताया था, क्योंकि वह काफ़ी सरल था। सिल्वाना ने अपने रिश्ते की कुल लंबाई को देखते हुए पिछले कुछ समय से अपनी पूरी क्षमता के साथ ऑपरेटर की तरह काम नहीं किया था। थंडर डेमन के खिलाफ लड़ाई के दौरान सिल्वाना बहुत ज़्यादा चिंता में थी और उसने केवल आतंक पैदा किया था। इससे पहले सिल्वाना ने एडम को कुछ समय तक नहीं देखा था, क्योंकि वह फॉल हिल जेल में था। फिर इन सभी घटनाओं के बाद ये चमत्कार वैधशाला की बारी थी। वैसे भी सिल्वाना एक सामान्य ऑपरेटर की तरह काम नहीं कर सकती थी। हर बार कोई न कोई समस्या होती थी। हालांकि अब सब कुछ सामान्य हो गया है। सिल्वाना ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली, उसकी आंखों में आग की लपटें थीं। उसके चेहरे पर ऐसी भावना देखना वाकई एक दुर्लभ दृश्य था। सिल्वाना को एक सामान्य ऑपरेटर होने, मिशन तैयार करने, जानकारी एकत्र करने और एडम को जानकारी देने का मौका नहीं मिला। सिल्वाना के लिए एक मिशन चलाना ही काफ़ी होगा, जैसा कि उन्होंने पहले किया था। इसके अलावा उसके पास इसके लिए एकदम सही मौका था, मिडनाइट क्रिस्टल। फिर धीरे धीरे सिल्वाना की आंखों की ज्वाला शांत हो गई जब उसने पूरे गढ़ को ढकते हुए तारों भरे आकाश की ओर देखा। अगली रातों में से किसी एक रात तुम्हें डेडलैंड्स जाना होगा, क्योंकि तुम दिन के उजाले में मजबूत नहीं बन पाओगे। एडम, तुम एक नेचुरल बॉर्न फैंटम हो, इसलिए इस बार शायद फिर से कुछ होगा। सिल्वाना ने कड़वाहट से मुस्कुराया। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगली सुबह एक लंबी नींद और अच्छे नाश्ते के बाद एडम घर से निकला। ये सामान्य से बहुत देर से था, लगभग 1 घंटे या उससे भी ज़्यादा। घर से बाहर निकलते समय एडम ने देखा कि सामने के गेट पर कोई खड़ा है, जो जाहिर तौर पर उसके परिवार के किसी सदस्य का इंतजार कर रहा था। जब एडम ने गेट खोला तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? एडम ने असमंजस में बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी नज़र कैटरिन से मिली, जो भारी भौहें सिकुड़े हुए थी। एडम कंधे तक लंबे भूरे बालों वाली मध्यम कद की लड़की और ठंडी, हमेशा असंतुष्ट निगाहों को देखकर हैरान था। पहली बार उनकी मुलाकात काफ़ी समय पहले हुई थी, जब वे एक स्थानिक विसंगति में फंस गए थे और उन्होंने खुद को दूर, बर्फीले क्षेत्र में पाया था। उसके बाद वे एक बार एक संयुक्त मिशन पर थे जो त्रासदी में समाप्त हो गया। फिर भी वे समय समय पर एक दूसरे से मिलते थे और कुछ हद तक दोस्त थे। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? मैंने तुम्हारा कोई संदेश नहीं देखा, एडम ने चेहरे पर थोड़ा अजीब भाव के साथ कहा। उसने सोचा कि कैटरिन उससे मिलना चाहती है, लेकिन उसने उसकी तरफ से कोई संदेश नहीं देखा था। कल उसे कुछ बहुत ज़रूरी काम करने थे। मैंने तुम्हें मैसेज नहीं किया, कैटरीन ने चिढ़कर कहा। मुझे तुम्हारे आधिकारिक अकाउंट पर लिखना पड़ता, इसलिए। सिल्वाना ने वे मैसेज देख लिए होते। एडम ने हैरानी से अपना सिर झुकाया। वह समझ गया कि कैटरिन किस बारे में बात कर रही थी, लेकिन वह बस उसके निजी खाते में लिख सकती थी, जिस तरह से सभी लोग संवाद करते हैं। हालांकि उसके कार्यों के लिए केवल एक ही स्पष्टीकरण हो सकता है। यदि वह एडम के व्यक्तिगत खाते को नहीं लिख सकती थी, तो वह उसे किसी तरह के मिशन पर जाने का प्रस्ताव देना चाहती थी।
नियमों के अनुसार फैंटम को अन्य फैंटम के आधिकारिक खातों में ऐसे प्रस्ताव लिखने चाहिए थे। ऐसा सुरक्षा उद्देश्यों, त्वरित संचार, मिशन विभाग से आसान अनुमोदन प्राप्त करने आदि के लिए किया गया था। हालांकि आमतौर पर फैंटम्स इस बात को भूल जाते थे और अपने ऑपरेटरों से बात करने के बाद इस बात को आधिकारिक बना देते थे। इस प्रकार कैटरीन यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि एडम के अलावा किसी और को उसके अनुरोध के बारे में पता चले। उसके लिए ये शर्मनाक बात थी। मैं घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम इतने दिनों से सो क्यों रहे हो? कैटरीन ने चिढ़कर कहा। एडम ने हैरानी से अपना सिर पीछे की ओर खुजलाया। वह भी अभी उठा था, लेकिन किसी ने पहले ही उस पर गुस्सा निकाल लिया था। यह उसे मुश्किल स्थिति में डाल रहा था। यह महसूस करते हुए कि एडम को पता नहीं है कि क्या कहना है, कैटरीन ने गहरी सांस ली और उसकी ओर गहरी नज़र डालते हुए कहा, क्या तुम व्यस्त हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बहुत ज़रूरी है, कैटरीन ने होंठ काटते हुए कहा। एडम का भाव बदल गया जब उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं सिल्वाना से कुछ बात करने जा रहा था, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है। मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूँ। एडम ने सिल्वाना को मैसेज करते हुए कहा कि वह देर से आएगा। अच्छा, चलो किसी कैफ़े में चलते हैं, हो सके तो किसी शांत इलाके में। 20 मिनट बाद एडम और कैटरीन एक आधे खाली कैफ़े के कोने में एक दूसरे के सामने बैठे थे। अब सुबह का समय था, इसलिए ज़्यादातर लोग काम पर थे और फैंटम मिशन या ट्रेनिंग पर थे। तो एडम ने शुरू करने का फैसला किया, चुप्पी की दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हुए जो केवल अजीबता को विकीर्ण कर रही थी। एडम, कैटरीन ने उससे पहले ही हाथ जोड़कर गंभीर भाव से कहा, हमने कई बार साथ काम किया है, इसलिए तुम्हें मेरी योग्यताएं पता हैं और यह भी कि मुझे वे पसंद नहीं हैं। एडम ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। उसे अपनी योग्यताएं पसंद नहीं हैं? इसका क्या मतलब है? कैटरीन ने अपनी आंखें घुमाई मानो वह एडम के विचार पढ़ रही हो। मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं समझोगे। देखो, तुम्हें याद है जब हम उजाड़ जंगल में पहुंचे थे, है ना? एडम ने घटना को विस्तार से याद करने की कोशिश करते हुए दूसरी तरफ देखा। उस समय वे दूर के क्षेत्र में शक्तिशाली राक्षसों के खिलाफ लड़ रहे थे। उजाड़ जंगल इस तथ्य से बच गए कि डेमियन समय पर उनके पास आ गया था। .net। हाँ, तुम्हारी क्षमताएं बहुत उपयोगी थीं। तुम्हारी जड़ें राक्षसों को धीमा करने में सक्षम थीं और तुम्हारे बीज तुम्हारे साथियों को अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं, है ना? एडम ने अपने हाथ को हल्का सा हिलाते हुए पूछा। कैटरीन ने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया। तुमने सही कहा, हालांकि मेरी योग्यताएं उपयोगी हैं, लेकिन मुझे वे पसंद नहीं हैं। कैटरीन ने दुखी होकर अपनी छाती पर हाथ रख लिया और अपनी सीट पर पीछे झुक गई। ऐसा है, एडम फिर से बातचीत का सार भूल गया। क्योंकि मेरी शक्तियां मुझे सहायक बनाती हैं। मैं एक खेल से एक एनपीसी की तरह हूं जिसका मुख्य उद्देश्य आप जैसे अच्छे लोगों की मदद करना है, कैटरीन ने कहा, एडम की ओर इशारा करते हुए जैसे कि वह उसकी समस्याओं का कारण था। एडम ने कुछ बार पलकें झपकाईं और उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि कैटरीन इतने समय से क्या बात कर रही थी। लेकिन इसमें गलत क्या है? मैं यह नहीं कह सकता कि राक्षसों को रोकना और अपने साथियों की लड़ाई में मदद करना आपको एक बुरा फैंटम बनाता है। इसके विपरीत, अगर मैं नेता होता तो मैं ये सुनिश्चित करता कि मेरे दस्ते में आपके जैसे जितने संभव हो उतने फैंटम हों, एडम ने आत्मविश्वास से कहा। सिल्वाना उसे समझा रही थी कि सभी फैंटम एक जैसे नहीं होते। वह सिर्फ क्षमताओं के बारे में नहीं, बल्कि भूमिकाओं के बारे में भी बात कर रही थी। कुछ नुकसान को अच्छी तरह झेल सकते थे, कुछ तेज थे और राक्षसों को गंभीर चोट पहुंचा सकते थे, और कुछ दूसरों की मदद कर सकते थे और उन्हें ठीक कर सकते थे। एडम को एहसास हुआ कि एक अच्छे दस्ते को संतुलन की ज़रूरत होती है, और यह समझ में नहीं आता कि सभी फैंटम सिर्फ राक्षसों को ही मार सकते हैं। संतुलन के लिए कैटरीन जैसे फैंटम की ज़रूरत थी। हालांकि क्या कैटरीन खुद इससे सहमत थीं? भगवान, तुम बहुत मूर्ख हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। कैटरीन ने अपनी आंखें घुमाई। मैं सहारा नहीं बनना चाहती, मैं मजबूत बनना चाहती हूँ। मैं अपने हाथों से राक्षसों को मारना चाहती हूँ। मुझे शक्ति चाहिए। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी मदद करें, मैं नहीं। आप समझते हैं? कैटरीन लगभग चीख पड़ी और उसका चेहरा लाल हो गया। आखिरकार वह शांत हो गई और थोड़ी दोषी नज़र से मुंह फेर लिया। अगर कोई और होता तो एडम नाराज़ हो जाता या माफ़ी की मांग करता, लेकिन कैटरीन के मामले में उसे एहसास हुआ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उसका स्वभाव बहुत जटिल था। मैं समझ गया, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्रशिक्षित करूं? एडम ने अपना गाल खुजलाते हुए पूछा। हाल ही में कैटरीन बहुत ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा अनुभवी हो गई थी। जब वह फॉल हिल जेल के बाद पार्टी में थी तो वह पहले से ही K1 फैंटम बन चुकी थी। हालांकि एडम स्पष्ट रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत था। नहीं, कोई भी प्रशिक्षण मुझे आप जितना मजबूत नहीं बना सकता। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरी क्षमताएं मुझे थंडर डेमन या नॉर्थ कीपर को हराने की अनुमति नहीं देंगी, जैसे आपने या अलेक्सिया ने किया था, कैटरीन ने बड़बड़ाते हुए कहा।
फिर उसने एडम की ओर गौर से देखा और कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरी प्रारंभिक जीन बदलने में मेरी मदद करो। कैटरीन ने गंभीरता से कहा। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। वह जानता था कि ऐसा कुछ संभव है, लेकिन उसे कभी भी इसके विवरण में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वह अपने प्रारंभिक जीन से पूरी तरह संतुष्ट था। हालांकि यह कोई आसान प्रक्रिया नहीं थी और कैटरीन इस बात को अन्य लोगों से बेहतर जानती थी। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और आपने मुझे ही क्यों चुना? एडम ने अपना हाथ थोड़ा सा हिलाया। कैटरीन ने अपने होंठ काटे। वह ये कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि तुम सबसे ताकतवर K1 फैंटम हो जिसे मैं जानता हूँ। वैसे अलेक्सिया भी है, लेकिन मुझे डेडलैंड्स में उसके साथ बाहर जाने में डर लगता है। वह जो चाहती है करती है। कैटरीन ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि पार्टी के बाद से वे एक बार संयुक्त मिशन पर गए थे। एडम ने सिर हिलाया। K1 फैंटम, क्या ये भी एक शर्त है, या फिर उसके पास अपने जानने वाले लोगों में से कोई भी शक्तिशाली फैंटम नहीं है? एडम ने एक पल सोचा। फिर उसने पूछा, तो आप कौन सा राक्षस जीन प्राप्त करना चाहते हैं? ऐसा लगता है कि आपने पहले ही अपना मन बना लिया है। जरूर, कैटरीन ने मुस्कुराते हुए अपने NEP पर क्लिक किया। स्क्रीन के ऊपर राक्षस का होलोग्राम दिखाई दिया, जिससे एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। एलिमेंटल स्कारलेट पायरोमेंसर, पर्पल थरेट लेवल, रेड बुक टॉप 8। एडम का लक्ष्य बैंगनी खतरे स्तर पर शीर्ष 10 के प्रत्येक राक्षस से मिलना या उसे मारना नहीं था, लेकिन घटनाओं के अनुक्रम का अनुसरण करके वह पहले से ही लगभग सभी सबसे मजबूत राक्षसों से मिल चुका था। हालांकि शीर्ष 10 में से 2 राक्षस अभी भी उसके लिए एक रहस्य थे, या यूं कहें कि अब तक यही स्थिति थी। अब जबकि एडम ने शीर्ष 8 राक्षस स्कारलेट पायरोमेंसर को होलोग्राम के रूप में देख लिया था, तो केवल एक राक्षस था जिसके बारे में एडम कुछ नहीं जानता था, शीर्ष 1। निश्चित रूप से यदि वह चाहे तो टॉप 1 के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकता है। एडम सिल्वाना से पूछ सकता है या वह स्वयं मिशन विभाग के डेटाबेस में जा सकता है। हालांकि आदम को इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। वह अपना ध्यान सिर्फ इसी लक्ष्य पर केंद्रित नहीं कर सकता था, क्योंकि हर समय उसके पास दूसरे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम भी होते थे। सार स्कारलेट पायरोमेंसर, एडम ने विशाल राक्षस के होलोग्राम को देखते हुए कहा। स्कारलेट पायरोमेंसर एक विशाल भरिंग था जिसके पास गहरे लाल रंग का कवच था और एक लंबी सींग आग की धाराओं में ढकी हुई थी। इसकी 4 आंखें सुरक्षात्मक प्लेटों के नीचे छिपी हुई थीं और इसके चौड़े पंख मोटे, अभेद्य कवच द्वारा पीछे रखे गए थे। स्कारलेट पायरोमेंसर के 6 पंजे थे, जिनमें से प्रत्येक में असामान्य पंखुड़ियां थीं जो ज्वाला के कण उत्सर्जित करती थीं। अगर चाहे तो स्कारलेट पायरोमेंसर जितनी चाहे उतनी आग और एकाग्रता पैदा कर सकता था। अधिकांश राक्षसों के विपरीत स्कारलेट पायरोमेंसर के पास शक्तिशाली जबड़ा नहीं था, लेकिन उसके मुंह के पास 2 मोटी ग्रंथियां थीं जो इस प्रकार चमकती थीं मानो उनके अंदर लावा हो। ये पहली बार है जब मैंने इस राक्षस को देखा है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि सभी सार राक्षसों की तरह इसमें भी बहुत अधिक मारक क्षमता है। एडम ने अपने सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए कैटरीन की ओर एक नज़र डालते हुए निष्कर्ष निकाला। कैटरीन ने अपनी बाहें छाती पर रखकर संतोषपूर्वक मुस्कुराई। बिल्कुल, यह एकदम सही मैच है। पर्पल थरेट लेवल के टॉप 10 में केवल 2 एसेंस मॉन्स्टर हैं। कैटरीन ने चमकती आंखों से होलोग्राम को देखते हुए कहा, थंडर डेमन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन स्कारलेट पायरोमेंसर एक बढ़िया विकल्प है। फिर कैटरीन ने बड़ी भौहें सिकोड़ते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं हर किसी की मदद करते करते थक गया हूँ। मैं अपनी शक्तियों से तंग आ चुकी हूँ। मैं इन जड़ों और लकड़ी तथा उपचार से जुड़ी हर चीज़ से तंग आ चुकी हूँ। कैटरीन ने चिढ़कर कहा, मैं मारना और जलाना चाहती हूँ। मैं दूसरों को मेरी मदद करने के लिए मजबूर करूंगी और उन्हें जीत के रास्ते पर ले जाऊंगी, अपनी लौ से चमकते हुए। एडम अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ चुपचाप कैटरीन का उग्र भाषण सुन रहा था। वह उसकी भावनाओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाया, लेकिन एडम जानता था कि कैटरीन सत्ता की भूखी थी। वह एक नेता बनना चाहती थी, दूसरों के लिए एक रोशनी, लेकिन उसका प्रारंभिक जीन लगातार उसे रोक रहा था। मैं समझ गया, उस मामले में फ्लेम मॉन्स्टर वास्तव में एक अच्छा विकल्प है। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, तो आपको मुझे प्रक्रिया बतानी होगी। मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे काम करता है। एडम ने अपने हाथ को थोड़ा हिलाते हुए कहा। एडम कैटरीन से बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि यह कैसे संभव है। अधिक विशेष रूप से एडम को उम्मीद नहीं थी कि किसी के प्रारंभिक जीन को स्कारलेट पायरोमेंसर जैसे शक्तिशाली राक्षस के जीन से बदलना संभव था। अधिकांश फैंटम को उनका प्रारंभिक जीन श्वेत खतरा स्तर के राक्षसों से मिला था। दुर्लभ मामलों में यह हरा खतरा स्तर का राक्षस था। यह आमतौर पर नेचुरल बॉर्न फैंटम के मामले में होता था, क्योंकि सरकार और सेना नए फैंटम के लिए केवल वाइट थरेट लेवल के राक्षस तैयार करती थी। सेना और नए फैंटम दोनों के लिए मजबूत राक्षसों को रोकना बहुत खतरनाक था। कैटरीन ने सिर हिलाया। जरूर, जैसा कि आप जानते हैं, आरंभिक जीन हर चीज़ का केंद्र है।
आरंभिक जीन के बिना कोई विकास वृक्ष नहीं होगा, कोई योग्यता नहीं होगी, कोई नेक्सस नहीं होगा, या यहाँ तक कि कलाकृतियाँ भी नहीं होंगी, क्योंकि हमारा शरीर शक्ति के बिना उन्हें ग्रहण नहीं कर पाएगा, कैटरीन ने आगे बताया। एडम ने उसकी बात ध्यान से सुनी। वह सिल्वाना से इस बारे में फिर से ज़रूर पूछेगा, लेकिन कैटरीन की कहानी ज़्यादा उपयोगी थी, क्योंकि वह इस दौर से गुजरने वाली थी और इसलिए वह पहले से ही तैयार थी। स्पष्ट रूप से, प्रारंभिक जीन जैसी शक्तिशाली चीज़ को पेंटिंग में पहेली या घड़ी में गिए की तरह आसानी से नहीं बदला जा सकता। एडम, क्या आप जानते हैं कि अगर फैंटम ने अपना प्रारंभिक जीन खो दिया तो क्या होगा? कैटरीन ने गंभीर भाव से पूछा। एडम ने हैरान होकर अपना सिर झुकाया। उसकी खाली निगाहों से यह स्पष्ट था कि उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। जैसा मैंने सोचा था, कैटरीन ने अपना सिर हिलाया। देखो, अपने इनिशियल जीन को खोने के केवल 2 तरीके हैं। कैटरीन ने 2 उंगलियों से इशारा करते हुए कहा। पहला, फैंटम खुद ऐसा चाहता था और उसने अपना इनिशियल जीन हटा दिया। दूसरा, दुर्लभ मामलों में ऊर्जा के अधिक भार के कारण। ये या तो गलत आर्टिफैक्ट के कारण या बहुत अधिक क्षति उठाने की कोशिश में हो सकता है। हालांकि यह अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि किसी घटना के कारण फैंटम अपने इनिशियल जीन के अधिक भार के कारण बहुत जल्दी मर जाएगा। एडम ने गला साफ किया। और अगर फैंटम अपना प्रारंभिक जीन खो दे तो क्या होगा? कैटरीन की निगाहें गहरी हो गईं। दूसरे विकल्प में, प्रारंभिक जीन ऊर्जा के अधिक भार के कारण विस्फोट हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से फैंटम और उसके शरीर के साथ भी यही होगा। इतनी शक्ति का विस्फोट उसके आसपास की हर चीज़ को नष्ट कर देगा, जिससे न केवल फैंटम के लिए बल्कि आसपास के हर जीवित प्राणी के लिए बचने का कोई मौका नहीं बचेगा। एडम की नज़र नीचे की ओर गई और वह और भी गहरी होती चली गई। ये संभवतः फैंटम के लिए सबसे बुरी मौत थी, क्योंकि अब कोई नहीं बचा था और फैंटम अपनी मौत से अपने साथियों को भी मार सकता था। बेशक ये बहुत दुर्लभ था और इसके लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता थी, लेकिन सिटाडेल ने ऐसे कई उदाहरण देखे थे। लेकिन मुझे लगता है कि पहले विकल्प में यह इतना बुरा नहीं है, क्योंकि आप यही करने जा रहे हैं, है ना? एडम ने कैटरीन को गौर से देखते हुए सुझाव दिया। कैटरीन ने कंधे उचकाए, जैसे कि मेरे पास कोई विकल्प है। अगर फैंटम अपना इनिशियल जीन हटा देता है तो ये सचमुच फैंटम की मौत की उल्टी गिनती शुरू कर देता है। कैटरीन मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान कड़वी और भारी थी। प्रारंभिक जीन के बिना विकास वृक्ष सारी ऊर्जा बाहर की ओर छोड़ना शुरू कर देगा। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है समय पर पहुँचना, कैटरीन ने बड़बड़ाते हुए कहा। एडम ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। समय? कैटरीन ने सिर हिलाया। प्रत्येक फैंटम का समय अलग अलग होता है, लेकिन औसतन प्रारंभिक जीन खोने के 7 मिनट बाद थकावट से मृत्यु होती है। लेकिन वे 7 मिनट एक ही तरह से नहीं गुजरते। पहले 5 मिनट में आप न केवल अपनी शक्तियों के चरम पर होते हैं, बल्कि विकास वृक्ष से निकलने वाली भारी मात्रा में ऊर्जा के कारण ऐसा लगता है कि आप लगातार अनुनाद की स्थिति में हैं। मैं समझ गया। इसकी बदौलत आप एक कदम आगे बढ़ गए हैं। उस स्थिति में यदि आप रेजोनेंस में प्रवेश करते हैं तो आप एक असंभव स्तर तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि आत्मा बलिदान मंत्र, एडम ने सुझाव दिया। कैटरीन ने सिर हिलाकर अपनी बात जारी रखी। जब 5 मिनट पूरे हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि एवोल्यूशन ट्री लगभग खाली हो चुका है, तो फैंटम की शक्ति बहुत कम हो जाएगी। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप ताकत में के 0 स्तर पर वापस आ जाएंगे। और 1 मिनट और 50 सेकंड के बाद इन 7 मिनटों के आखिरी 10 सेकंड शुरू हो जाएंगे। एडम ने कैटरीन की हर बात को दिलचस्पी से सुना। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और बोलने के लिए तैयार हो गई। इस बिंदु तक विकास वृक्ष में कोई ऊर्जा नहीं बचेगी और फिर यह शून्य को भरने के प्रयास में फैंटम के शरीर से जीवन शक्ति को निकालना शुरू कर देगा। फिर फैंटम मर जाता है। एडम ने गहरी गर्दन हिलाई, कुछ देर तक ऊपर देखा और फिर अपनी नज़र कैटरीन पर घुमा ली। मैं समझता हूँ, इसलिए पहले 5 मिनट में ही सब कुछ पूरा कर लेना सबसे अच्छा है। कैटरीन ने आह भरी। हाँ, लेकिन ये सब नहीं है। मैंने आपको बताया है कि पुराने इनिशियल जीन को हटाने की प्रक्रिया कैसे की जाती है। हालांकि नए इनिशियल जीन को प्राप्त करने और सम्मिलित करने के लिए कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि फैंटम ने विकास वृक्ष से अपने प्रारंभिक जीन को हटाने का साहस किया होता तो वह मुश्किल स्थिति में पड़ जाता। वस्तुतः उसकी मृत्यु के लिए 7 मिनट की उल्टी गिनती शुरू हो जाती। हालांकि मौत से बचने का एक तरीका था, एक नया आरंभिक जीन प्राप्त करना। लेकिन फैंटम अपने एवोल्यूशन ट्री में कोई आरंभिक जीन नहीं डाल सकता था, इसलिए प्रक्रिया और लड़ाई के दौरान कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था। सबसे पहले, फैंटम अपने से अधिक शक्तिशाली राक्षस के जीन को अवशोषित नहीं कर सकता। कैटरीन ने एक उंगली से इशारा करना शुरू किया। इसका मतलब है कि मैं एक K1 फैंटम के रूप में किसी भी पर्पल थरेट राक्षस और किसी भी कमजोर व्यक्ति के जीन को अवशोषित कर सकता हूँ। एडम ने सिर हिलाया, लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में थोड़ी उलझन दिखाई दी। रुको, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। मेरा मतलब है, क्या कोई K1 फैंटम जिसने कुछ दिन पहले अपना लॉक दिखाया था, थंडर डेमन के जीन को प्रारंभिक जीन के रूप में ले सकता है?
एडम ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। कैटरीन ने व्यंग्यात्मक ढंग से अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया, मानो एडम पूरी तरह से बकवास कर रहा हो। बिल्कुल नहीं, एक K1 फैंटम रूकी को ब्लू थरेट लेवल राक्षसों से लड़ना चाहिए। अगर ऐसा फैंटम पर्पल थरेट लेवल पर शीर्ष 2 राक्षस के जीन को अवशोषित करने की कोशिश करता है तो इसका एवोल्यूशन ट्री ऐसी शक्ति का सामना नहीं कर सकता है। थंडर डेमन का जीन फैंटम के शरीर को चीर देगा। एडम ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। तो एक नया प्रारंभिक जीन प्राप्त करने से पहले आपको अपनी ताकत की सीमा निर्धारित करनी होगी। उदाहरण के लिए, भले ही K1 फैंटम पहले से ही बैंगनी खतरे के स्तर के साथ लड़ सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह थंडर डेमन के जीन को अवशोषित कर सकता है और इसे अपना प्रारंभिक जीन बना सकता है ना? एडम ने नियमों की सीमाओं को समझने की कोशिश करते हुए सुझाव दिया। अगर वह कैटरीन की मदद करना चाहता था तो यह महत्वपूर्ण था। उसे अभी तक ठीक से पता नहीं था कि उसे क्या करना होगा, लेकिन प्रारंभिक जीन के बारे में कोई भी जानकारी मूल्यवान थी। फैंटम के पास आरंभिक जीन से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं था, ये वह मूल था जिससे सब कुछ शुरू हुआ। हाँ, उदाहरण के लिए, यदि आप थंडर डेमन के जीन को अपना प्रारंभिक जीन बनाना चाहते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप स्पष्ट रूप से काफ़ी मजबूत हैं। कैटरीन ने भारी सांस ली, थोड़ा ईर्ष्यालु। भले ही उनकी निपुणता और अनुभव समान स्तर पर हों, लेकिन कैटरीन अकेले थंडर डेमन को कभी नहीं हरा पाएगी क्योंकि उसकी क्षमताओं की प्रकृति उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देती। यही एक कारण था कि कैटरीन अब इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। वह सहारा की भूमिका स्वीकार नहीं करना चाहती थी क्योंकि यह उसे अंदर से बाहर तक नष्ट कर रहा था। उसका आरंभिक जीन उसके व्यक्तित्व और इच्छाओं से मेल नहीं खाता था। इसकी तुलना एक ऐसे औसत व्यक्ति से की जा सकती है जो किसी अवांछित पेशे में काम करता है। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को अपनी पसंद की नौकरी करने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन अपने बच्चे को नहीं। एक इंजीनियर जो संगीतकार बनना चाहता था, वह एक खुश व्यक्ति हो सकता था और अपने काम में माहिर भी हो सकता था, लेकिन कुछ न कुछ हमेशा उस व्यक्ति को अंदर से खाए जाता था क्योंकि उसे एहसास हो जाता था कि यह वह नहीं है जो वह चाहता था। मैं समझ गया। तो यदि आप शीर्ष -11 राक्षस के प्रारंभिक जीन को अवशोषित करना चाहते हैं तो आपको उस राक्षस को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए, है ना? एडम ने सुझाव दिया। कैटरीन ने अपना सिर हिलाया, नहीं, वास्तव में नहीं। मैं एक प्रेत के रूप में किसी ऐसे प्रेत से अधिक अनुभवी और मजबूत हो सकता हूं जो अकेले शीर्ष 20 राक्षस को हरा सकता है, लेकिन मेरी क्षमताओं के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा स्तर प्रेत से कम है। वास्तव में आप इसे आभा से जांच सकते हैं। कैटरीन ने एडम को गौर से देखते हुए गंभीरता से कहा। एडम ने सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि इसमें कोई तर्क था। क्षति उन्मुख क्षमताओं वाला एक प्रेत कैटरीन की तुलना में एक मजबूत राक्षस को हरा सकता है क्योंकि उसकी क्षमताओं का एक अलग उद्देश्य था। हालांकि एक प्रेत के रूप में वह अधिक मजबूत हो सकती है और इसका सबसे अच्छा संकेतक आभा थी। आपके पास आने से पहले मैं एक मिशन पर था। मैंने विशेष रूप से एक दल चुना था जो पर्पल थरेट लेवल के टॉप 10 डार्क टायरेंट का शिकार करने जा रहा था। एडम ने सिर हिलाया और उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। उसे डार्क टायरेंट याद था क्योंकि उस राक्षस को थंडर डेमन से बचाव के लिए विसंगतियों द्वारा बुलाया गया था। हालांकि ये थंडर डेमन को 1 मिनट के लिए भी रोक नहीं सका। शीर्ष 2 और शीर्ष 10 के बीच ताकत का अंतर भयानक था। मैंने समय मांगा और डार्क टायरेंट एक बनाम एक का सामना किया। निश्चित रूप से मैंने क्षमताओं के साथ नहीं बल्कि अपनी आभा के साथ लड़ाई लड़ी। बिना कठिनाई के नहीं, लेकिन मेरी आभा इसे पार करने में सक्षम थी। इस प्रकार मुझे शीर्ष 9 या शीर्ष 8 के स्तर पर कहीं होना चाहिए। कैटरीन ने अपना हाथ हिलाया, अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया। उसकी आवाज़ और चाल में गर्व था और उसे अपनी उपलब्धियों के लिए सम्मानित होने का पूरा अधिकार था। वह एक कृत्रिम रूप से जन्मी प्रेत थी और ऐसी उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब रही थी। इसके लिए प्रतिभा के साथ साथ दृढ़ता की भी ज़रूरत थी। मैंने स्नोफॉलो और टॉप 9 पर एक मिशन खोजने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे वे गायब हो गए। उनमें से हर एक, कैटरीन ने अपनी मुट्ठी को चिढ़कर कहा, अगर वे लड़ना नहीं चाहते तो वे टॉप 9 कैसे बन गए? एडम कड़वी मुस्कान के साथ बोला। कैटरीन के विपरीत, वह उस सवाल का जवाब जानता था। जब कोई राक्षस सत्ता की चाहत के बजाय स्वार्थ से प्रेरित होता है तो उसे लड़ाई के लिए चुनौती देना मुश्किल हो जाता है। एडम ने कंधे उचका दिए। कैटरीन ने एडम को एक अजीब नज़र से देखा। वह एडम की उपलब्धियों पर कड़ी नज़र रख रही थी ताकि वह उससे आगे रह सके, लेकिन उसने उसे स्नोफॉलोअर से लड़ते हुए नहीं सुना था। हालांकि ऐसा नहीं था। नेसा ने स्नोफॉलोअर के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी और उसके परिवर्तन के कुछ ही क्षणों में उसे खत्म कर दिया था। यह समझना महत्वपूर्ण था कि भले ही कैटरीन एक कृत्रिम प्रेत थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास एडम या अलेक्सिया से आगे निकलने का कोई मौका नहीं था। जैसा कि डेमियन ने एक बार कहा था, नेचुरल बॉर्न फैंटम्स का मार्ग एक अविश्वसनीय रूप से तेज दोधारी तलवार की तरह था। नेचुरल बॉर्न फैंटम्स के पास अपने फायदे थे, जैसे कि मुफ्त आर्टिफैक्ट चयन,
अधिक क्षमता और अधिक सशक्त विकास वृक्ष, क्योंकि उन्हें बिना किसी की मदद के अपना प्रारंभिक जीन मिला था। हालांकि इसके कारण वे अक्सर खुद को खतरनाक स्थितियों में पाते थे, क्योंकि राक्षस सबसे मजबूत से लड़ना चाहते थे और उनकी ऊर्जा प्राप्त करना चाहते थे। मोटे तौर पर कहा जाए तो नेचुरल बॉर्न फैंटम के पास अधिक अवसर थे, लेकिन उनके मार्ग में आने वाली चुनौतियां अधिकतर मामलों में अधिक कठिन थीं। अगर आर्टिफिशियल बॉर्न फैंटम ने कड़ी मेहनत की, अपनी शक्ति की अधिकतम सीमा तक पहुंचा, अपने कौशल को निखारा और खतरनाक लड़ाइयों से गुजरा, तो उसे नेचुरल बॉर्न 1 से आगे निकलने से कोई नहीं रोक सकता था। MV योजक चिन्ह novelbun.net से अधिक सामग्री का आनंद लें। सही कलाकृति को खोजने में केवल समय लगा और क्षमता की सीमाओं को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ाया जा सका। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ। आपने जो कहा उसके अनुसार आप एसेंस स्कारलेट पायरोमेंसर के जीन को अवशोषित करने और उसे अपना प्रारंभिक जीन बनाने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। वह शीर्ष -8 में है, इसलिए यह कोई समस्या नहीं होगी। एडम ने कैटरीन की प्रतिक्रिया को देखते हुए शांति से कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कैटरीन ने अपने बालों को हाथ से सहलाते हुए कहा। तभी एडम की नज़र बदल गई और वह कैटरीन को देखने लगा। लेकिन तुम मुझे क्यों चाहते हो? कैटरीन ने गहरी सांस ली और हताश होकर अपने कंधे उचका दिए। मैं अकेले एसेंस स्कारलेट पायरोमेंसर को नहीं हरा सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। हालांकि मुझे इस आयोजन में आपसे अधिक योगदान देना होगा, अन्यथा आपके जीन स्कारलेट पायरोमेंसर के जीन को खराब कर देंगे और मैं इसे अपना प्रारंभिक जीन नहीं बना पाऊंगा। एडम की आंखें खाली हो गईं और उसने कई बार पलकें झपकाईं। कैटरीन ने अपने माथे पर हथेली थपथपाई, यह महसूस करते हुए कि एडम को कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे, क्योंकि यह सिर्फ जीन को अवशोषित करने से अलग है, यह उससे कहीं अधिक जटिल है। कैटरीन ने स्पष्टीकरण के अगले दौर की तैयारी करते हुए गहरी सांस ली।